आज गांधी इंडिया जाने के बाद So good afternoon everybody. Today I will start with the modern history. So today topic will be Gandhi in India. Okay. So let us start. ओके ठीक है। बैकग्राउंड में हम लोग ने क्या लिखा था कि गांधी जी तो गए थे पहले साउथ अफ्रीका 1 साल के लिए। वहां पर उनको कितना साल लगा था? 1 साल के बदले 22 साल। ठीक है। क्यों लगा था? क्योंकि वहां पर भी वही था प्रॉब्लम, क्योंकि वहां पर भी था ब्रिटिश का राज और वहां पर जितने भी इंडियंस थे तो उन लोग को वो वेरियस टाइप ऑफ एक्ट्स लगा के वो इंडियन को परेशान कर रहे थे। ठीक है। और गांधी जी वहां पर जाके अपना सबसे पहले बोलते हैं कि क्रिकेट खेलने से पहले आदमी को नेट प्रैक्टिस करना जरूरी है। तो गांधी जी का नेट प्रैक्टिस जो है वो साउथ अफ्रीका में हो गया था। साउथ अफ्रीका में गांधी जी ने वो सब कुछ प्रैक्टिस किया था कि जो भी वो इंडिया में आके रियली अब करने वाला है, मतलब वहां पर जो रियली कर रहे थे, लेकिन वहां पर उनका एक टाइप का एक नेट प्रैक्टिस हो गया था। सत्याग्रह किया था उन्होंने, पास किया था, बॉयकॉट किया था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। गांधी जी ने वहां पर साउथ अफ्रीका में सब मेथड को उन्होंने अप्लाई करके देख लिया था एंड ऑल मेथड वाज वेरी एंड वेरी सक्सेसफुल। ठीक है। तो उनको पता चल रहा था, एक बात उनको पता था कि ब्रिटिश को हम लोग कभी भी आर्म फोर्स से या उनके पास सामने हम पावर दिखा के हम जीत नहीं सकते, बिकॉज दे आर अ विनर ऑफ वर्ल्ड वॉर। बिकॉज दे आर अ विनर ऑफ वर्ल्ड वॉर, तो ऑफकोर्स उन लोग का मिलिट्री सुपेरियरिटी बहुत ही आगे है। तो उन लोग को हम दम या डर दिखा के हम लोग उन लोग को हरा नहीं सकते। एक काम हम लोग कर सकते कि हम लोग उन पे प्रेशर डाल के उनसे अपना काम करवा सकते हैं, बट हम लोग उन पर अपना पावर आजमाइश नहीं कर सकते। ठीक है। क्या में जो भी वहां पर जो था, वहां पर सब कुछ, वहां पर सब जब साउथ अफ्रीका में जब भी सब सेटल हो गया तो यहाँ से जो गए थे गोखले साहब ने उनको बुलाया कि अब तुम्हारा बहुत हो गया साउथ अफ्रीका में, अब अपना जो भारत माँ है, जो अपना इंडिया है, अपना इंडिया की भी हालत तो साउथ अफ्रीका से भी बेकार है। तो तुम एक काम करो, तुम इंडिया में आ जाओ और इंडिया में भी तुम अपना जो है अपना तुम मूवमेंट तुम चलाओ और इंडिया के लिए भी तुम अब काम करना चालू करो। ठीक है। तो इंडिया में आ गए वो 19 जनवरी 1915 को गांधी जी केम टू इंडिया। ठीक है। इन्होंने बोला कि अब मैं इंडिया में आ गया तो अब मेरा काम ये रहेगा कि 2 साल में कोई भी पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेने वाला। ठीक है। 2 साल मैं सिर्फ इंडिया में घूमूंगा और देखूंगा। ठीक है। गांधी जी के पास से ये नहीं था कि बस मैं आ गया तो आज ही से मैं अपना मूवमेंट चालू कर दूं और ब्रिटिश को मार के भगाओ। नहीं, वो पहले देखे थे कि आखिर ब्रिटिश कर क्या रहा है, ठीक है, सिचुएशन कैसा है और मुझे कौन सा स्टेप आगे चल के लेना है। ठीक है। तो 2 साल तक उन्होंने कोई भी पॉलिटिक्स उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। ही हैड जस्ट एक्सप्लोर एंड अंडरस्टैंड द सिचुएशन ऑफ इंडिया। ठीक है। ऑन 29 मई on 29 May, sorry, on 25 May 1915, he established the Kochram Ashram in Sabarmati. कौन सा? हाँ, ओके, आश्रम इन, पहले तो ये था, ये नाम का था कोचरब आश्रम। ठीक है। जब इन्होंने एस्टेब्लिश किया था 1915 में,
बाद में इसका नाम पड़ गया साबरमती साबरमती आश्रम इन 1970। ठीक है, क्योंकि उन्होंने जस्ट मतलब गुजरात इन्होंने इसके लिए रखा था क्योंकि जो आश्रम उन्होंने खोला था साउथ अफ्रीका में, वो उसकी बेसिस को यहाँ पर वो आश्रम को खोल रहे थे। और जब वो आश्रम, जब उनका आश्रम का जो लैंड था, उनके कुछ फ्रेंड थे बिजनेसमैन, जब उन्होंने उनको तो लैंड दे दिया कि अब आप वो आश्रम को बढ़ा सकते हो साबरमती में, तो इन्होंने ये नाम को चेंज करके इन्होंने रख दिया साबरमती आश्रम, क्योंकि वो और आश्रम पूरा फैल चुका था। तो इसके लिए उन्होंने पहला आश्रम स्टार्ट किया था कोचरब इन 1915। बाद में वही आश्रम को चेंज करके कर दिया गया साबरमती आश्रम इन 1970, क्योंकि वो आश्रम जो था कोचरब आश्रम वो बड़ा हो गया था। और इसके लिए वो 2 साल में, क्योंकि उनके जो भी बिजनेसमैन फ्रेंड्स थे गुजराती थे, तो उन्होंने बहुत सारे अपना लैंड उनको गिफ्ट किया था कि आप अपने पर आश्रम खोल सकते हो और यहाँ से अपना काम आप स्टार्टअप कर सकते हो। तो पहले थोड़ा सा उन्होंने कोचरब आश्रम, और जब वो ज्यादा फैल गया तो उसका नाम रख दिया साबरमती इन 1970। ओके, 2 ईयर गैप। ठीक है, अब बात को समझना, इन्होंने कितना कितना लिया था गैप? 2 ईयर का लिया था गैप। 2 ईयर गैप, ठीक है। अब 2 ईयर गैप में हो गया उनका होम रूल लीग चल रहा था। ठीक है, हाँ, होम रूल लीग उनका, होम रूल लीग मूवमेंट, और प्लस यहाँ पर लखनऊ पैक्ट भी खत्म हो गया था लगभग। ठीक है, लखनऊ पैक्ट में हुआ था ना, लखनऊ पैक्ट क्या था याद करो, चलो क्या था, कौन कौन था उस दिन? सबके सब थे ना, बताओ क्या था लखनऊ पैक्ट में? मेन पॉइंट क्या था, कम ऑन से। मैंने बोला था ना कि जो भी सेपरेशन टू नेशन थियरी का थॉट यहाँ से ही चालू हो गया था, लखनऊ पैक्ट से। हिंदूज एंड मुस्लिम will come together and suggest the constitutional reform। ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरल कांग्रेस ने मान लिया था क्या? लखनऊ पैक्ट में जहां पर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और कांग्रेस का पैक्ट साइन हुआ था। ठीक है, हम दोनों का जो भी मांग रहेगा हम दोनों साथ में जाके ब्रिटिश के सामने रखेंगे, और आपका जो भी मांग है सेपरेट इलेक्टोरेट, हम उसे एक्सेप्ट करते हैं, तब जाके वहां पर एक्ट बना के ठीक है आगे हम जो भी मांग रखेंगे और जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल का रिफॉर्म आएगा वो हम दोनों के डिमांड के बेसिस पे रहेगा। ठीक है, तो वही था ये लखनऊ पैक्ट, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, और तब जब 2 साल का गैप चल रहा था तब होम रूल लीग मूवमेंट और लखनऊ पैक्ट मतलब हो चुका था। ठीक है, फिर भी गांधी जी ने कुछ नहीं किया था। इनका एक स्ट्रेटेजी क्या था, गांधी जी का एक स्ट्रेटेजी क्या था, नेशनल इशू को उठाओ। ठीक है, जिसका एक कॉमन इशू है, कॉमन इशू, मॉडरेट टू फेल्ड थे कॉमन इशू को उठाने में, कॉमन इशू उठाओ, बाद में मास सपोर्ट लो, सबका स्ट्रगल करो, बाद में ब्रेक लो, फिर से स्ट्रगल करो और गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बना दो। क्योंकि गांधी जी को ये बात पता था कि अगर एक समय तक ज्यादा देर तक स्ट्रगल चलता रहा तो लोग भी बोर हो जाएंगे। ठीक है, लोग भी बोर हो जाएंगे, तो इसके लिए बीच में उनको ब्रेक करो, उनको ब्रेक दो और फिर से नए जोश के साथ स्ट्रगल को शुरुआत करो। ठीक है, गांधी जी पहले यही करते थे कि नेशनल इशू को उठाते थे, लोग को पूरा एक साथ लाते थे, मास मूवमेंट चलाते थे और कुछ साइड में रहते थे। और जब पूरा मास मूवमेंट जब चल रहा था पूरे जोरों शोर पर, और जब गांधी जी को लगता था कि अब लोगों का जो है दिल अब ये मूवमेंट से दूर जा रहा है, तब वो खुद वो मूवमेंट में आते थे और उसे आगे लेके चलते थे। ठीक है, क्योंकि अगर मैं खुद में मूवमेंट में कूद गया तो फिर जो भी लोग हैं मेरे साथ और आगे तक चलेंगे, और अगर ज्यादा देर तक चला रहा वो मूवमेंट और कुछ रिजल्ट निकल के नहीं आया तो उसे ब्रेक दो कुछ समय के लिए,
और फिर से मूवमेंट को चालू करो और ब्रिटिश गवर्नमेंट को प्रेशर मिलाओ और अपना काम करवा लो, क्योंकि इनको ये बात पता है कि हम ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ हम लड़ नहीं सकते। उनको हम लड़ सकते हैं तो नॉन वायलेंस से प्रोटेस्ट करके, प्रेयर करके, और उनका जो भी गुड्स है उसका बॉयकॉट करके, ठीक है। लेकिन आर्म से हम उन लोग से कभी नहीं लड़ सकते, ठीक है, ठीक है। तो एक्टिविटी इन 1770, अब तो उनका 2 साल का गैप तो हो गया पूरा, अब आएगा सॉरी 1917, ठीक है, एक्ट इन 1917। सबसे पहला हुआ था उनका 3, फिर से यहाँ पर आके इन्होंने मान लो कि उन्होंने फिर से यहाँ पर 3 टेस्ट मैच खेले थे, ठीक है, प्रैक्टिस मैच खेला था, जो कि तीनों के तीनों वो सक्सेसफुल होके आए थे। सबसे पहला 1917 में चंपारण, सबसे पहला था चंपारण। चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, इट वाज द फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है। सबसे पहला हुआ था उनका प्रैक्टिस कहां पर हुआ था, 1917 में चंपारण सत्याग्रह, इट इज आल्सो नोन एज द फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। चंपारण कहां पर है, चंपारण इज इन बिहार, ठीक है, चंपारण इज इन बिहार, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ था कि कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर चल रहा था, ठीक है, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। यहाँ पर जो बात क्या था कि जो भी जर्मनी का जो डाई था, ठीक है, जर्मनी का डाई वो बहुत मार्केट में बहुत फ्लोरिश कर रहा, ठीक है, लेकिन वर्ल्ड वार वन के चलते उन लोग का जो डाई था उसका बहुत नुकसान हुआ था, तो थोड़ा सा फ्लोरिश, मतलब वो बहुत बहुत हद तक यूरोपियन मार्केट से वो चला गया था। तो जो यूरोपियन के जो प्लांटर्स थे, प्लांटर्स इंडस्ट्रीज, वो जो आते थे इंडिया में, तो उन्होंने यहाँ पर क्या कर दिया था, चंपारण में लोगों को वो पैसा दे रहे, ठीक है, आप एक काम करो, जैसे कि मैंने आप लोग को बोला कि आप लोग शुगर मत अपने लैंड पे हुआ, आप लोग क्या करो कि आप लोग इंडिगो को ग्रो करो, ठीक है, इंडिगो को ग्रो करो। तो आप लोग बोलेंगे कि मेरे पास तो पैसा है नहीं, तो फिर मैं आप लोग को मैंने पैसा दिया, ये लो पैसा, और आप लोग अपने लैंड पे इंडिगो ग्रो करना चालू करो, ठीक है। इंडिगो अब आप लोग ग्रो करोगे, मैं इंडिगो ग्रो रहा हूँ, लेके जाके मैं बेच रहा हूँ, ठीक है, अच्छा खासा प्रॉफिट मुझे मिल रहा है। लेकिन एक पर एक क्या हुआ कि यूरोपियन मार्केट में फिर से जर्मन डाई वो फिर से फैल गया, ठीक है। जर्मन डाई जो भी तो कपड़े में देते ना डाई, उसके शाइन के लिए, पॉलिश के लिए कपड़े में, तो पहले जो बंद हो रखा था या वो वहां पर नहीं पहुंच पा रहा था मार्केट में, तो अब वो पहुंचने लगा था। तो जो भी ब्रिटिश जो यहाँ से इंडिगो लेके जा रहे थे, उसका डिमांड मार्केट में बहुत हद तक नहीं, वो पूरा मतलब खत्म ही हो गया था, क्योंकि जर्मन डाई के आगे ब्रिटिश का इंडिगो वो मतलब वो कुछ नहीं रहा, ठीक है। अगर पहले मतलब उसकी डिमांड वहां पर क्या हो रहा है, चलिए नहीं रहा, नहीं सुनते हो, सुनते हो, चला रहे, ठीक है। मान के चलो कि पहले यूरोपियंस का जर्मन डाई जब नहीं था यूरोपियन मार्केट में, तब मान के चलो कि इनका इंडिगो का डिमांड 80% था, और जब जर्मन डाई आया तो यहाँ पर इनका डिमांड हो गया 2 to 3%,
ठीक है। तो 80% डिमांड कहाँ और 2 to 3% कहाँ, ठीक है। तो फिर अब मैं आपसे इंडिगो लेके मैं बेचूंगा कहाँ, ठीक है। अब मैं बेचूंगा कहाँ, लेकिन आप लोग तो फार्मर हो, आप लोग ने तो इंडिगो तो आप लोग ने ग्रो कर दिया। अब आप मेरे पास आ रहे हैं कि साहब जो भी आपका जो इंडिगो है आप वो लेके जाइए और हमें अपना पैसा दीजिए। लेकिन मैं आपको दूंगा कहाँ से, क्योंकि वहां पर तो इंडिगो का तो खेती तो हो नहीं रहा। तो आप लोग बोलोगे कि नहीं सर, तो फिर हम भी तो फिर इंडिगो का खेती नहीं करेंगे। और आपको पता ही है कि जिस जमीन पर इंडिगो उगता है वो वहां का वो फर्टिलिटी वो खत्म कर जाता है, ठीक है। वहां का जो फर्टिलिटी वो खत्म कर देता है, वो बर्बाद कर देता है, और फिर से फर्टिलिटी आने के लिए बहुत टाइम जाता है, ठीक है। अब आप लोगों ने डिमांड किया कि मैं अब इंडिगो अपने खेत पे, अपने फार्म पे, अपने लैंड में डेवलप सॉरी मैं इसको ग्रो नहीं करूंगा, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि ठीक है, अगर तुम लोग ग्रो नहीं करोगे तो तुम लोग को ग्रो नहीं करने के लिए तुम लोगों को मुझे पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। पहले तो मैंने आप लोगों को पैसा दिया कि ठीक है ये लो 1000 रुपए, और अपने जो एग्रीकल्चर लैंड है उस पर तुम लोग इंडिगो उगाओ, उसको तुम ग्रो करो, और मैं उस समय प्रॉफिट में कमाता था। और जब वहां पर मेरा जो इंडिगो है उसका जो डिमांड है वो पूरा गिर गया, तो फिर मेरे पास खुद जो मतलब मेरे अपने गोडाउन में रखा इंडिगो वो खुद में जा रहा, तो मैं तुमसे मैं कैसे लूंगा, ठीक है। लेकिन आपको आपको ग्रो करने के लिए किसने बोला था, मैंने बोला था। तो आप किसके पास आओगे कि हमारा जो खेत में इंडिगो पड़ा है आप उसे खरीद लीजिए, और ताकि हम अपना दूसरा काम हम कर सके। मैंने बोला कि नहीं, क्योंकि वहां पर डिमांड ही नहीं है, तो मैं तुम लोग से कहाँ से लूँ। तो आप लोग क्या बोलेंगे नॉर्मली कि ठीक है अगली बार से हम इंडिगो को हम नहीं नहीं हम उसको हम नहीं हम ग्रो नहीं करेंगे। तो मैंने ये बोला कि ठीक है ग्रो नहीं करना है मत करो, अगर ग्रो नहीं करना है तो उसके लिए तुम्हें हमें पैसा देना पड़ेगा, यू हैव टू गिव अ मनी फॉर दैट यू आर नॉट गोइंग टू ग्रो इंडिगो इन योर फार्म। अगर तुम मनी नहीं दोगे तो अच्छे से एक एक को वो बहुत वो पीटते थे, बहुत मारते थे, क्योंकि उस समय कोई पूछने वाला नहीं था। वो एक चाबुक लेके चलते थे, उससे मार मार के उन लोग का चमड़ी बीड़ी सब वो निकाल देते। तो ऐसा सिचुएशन चंपारण में चल रहा था, ठीक है। 3 खटिया सिस्टम इन्होंने लगा के रखा था, 3 खटिया सिस्टम पे 3 खटिया सिस्टम बताता हूँ। 3 खटिया सिस्टम, ठीक है। वहां पर क्या सिस्टम था कि अगर आपका 20% लैंड है, ठीक है, अगर आपका 20% लैंड है तो उस पे आपको कंपलसरी 3% लैंड पे आपको इंडिगो उगाना ही पड़ेगा एट एनी सिचुएशन, ठीक है। वहां पर ये वहां पर वो 100 पे 3% नहीं लगा रहे थे, 20 पे 3% लगा रहे थे, ठीक है। वो जो लगा रहे थे वो 20 पे 3% लगा रहे थे। इसके लिए इसका नाम रखा गया था 3 खटिया सिस्टम, ठीक है। अगर आपके पास 20% लैंड है, या मान के चलो कि 20 प्लॉट का एक लैंड है, ठीक है, 20 प्लॉट का एक लैंड है, तो आपको वो 20 प्लॉट के लैंड पे से 3 प्लॉट पे आपको कंपलसरी कंपलसरी इंडिगो ग्रो करना है। अगर नहीं किया तो हमें पे करो, अगर नहीं पे करोगे तो मार खाओ, ठीक है। तो ऐसा सब सिस्टम वहां पर चल रहा था। तो इसके ऊपर क्वेश्चन आया है यूपीएससी में, 3 खटिया सिस्टम के ऊपर, क्योंकि 3 खटिया सिस्टम कहाँ पर हो रहा था, कहाँ पर चल रहा था, और मतलब इसमें ऐसा था क्या। तो ऑफकोर्स कहाँ पर चल रहा था ये इसको प्रीमियम में पूछा गया था। क्या मैं पूछूंगा, इफ इट वाज द सिस्टम दैट वाज डेवलप्ड बाय द ब्रिटिश प्लांटर्स इन द चंपारण चंपारण द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, ठीक है। तो वहां पर जो भी मैंने सिस्टम बताया था, जो उधर जर्मन डाय वहां पर ऐसा उन लोग का ठीक है, एक शॉर्ट नोट में बता दो, बाद में 3 खटिया सिस्टम किसको कहा जाता है उसको लिख दो। On 20 plot of land at least compulsory should be farmer must be use the 3 plot of land for the indigo agriculture, ठीक है। और कंक्लूजन में जो भी है वो लिख देना, ठीक है। लेकिन कंक्लूजन में अपना मतलब एक एडवाइस लिख देना, वो एडवाइस नेगेटिव नहीं रहना चाहिए। So what would you write?
Therefore मतलब क्या बोल सकते थे हम, अब हम लोग को वहाँ पर ज्यादा पॉजिटिविटी रखना है, तो यहाँ पर वो डिरेक्शन दे दी कि ओके, ड्यू टू द चंपारण सत्याग्रह गांधी जी had started his first civil disobedience movement. So from there was the gap, there was the high speed in the, or you can say start with the national movement. Okay, and Champaran Satyagraha was the first step of Gandhi towards the Indian national movement. ठीक है, यहाँ पर मतलब जितना हो सके उतना आप लोग मतलब एक पॉजिटिव वे में अपने आप को दिखाना, ठीक है, ताकि उन लोग जो भी पेपर चेक कर रहे हैं उनको एक दिमाग में बैठ सके कि ठीक है, इन लोग मतलब एक निराशा में भी आशा ढूंढने वाले आदमी है, ठीक है। तो एक बेसिक कंसेप्ट हो जाता है, ये रहता है, समझ में आया सर? ओके। German synthetic dyes were forced illegal out of the market. Of course, जब जर्मन का जो सिंथेक्स आया या उन लोगों का जो डाई आया वो यूरोपियंस के लिए, क्योंकि ब्रिटेन का जो इंडिगो था उसको पूरा वॉश आउट कर दिया, यूरोपियन मार्केट से पूरा बाहर निकाल दिया, ठीक है। तो फिर गांधी जी उस समय पूरा भारत घूम रहे थे, तो उनको मिले थे ये ट्रेन में, वो जो सफर कर रहे थे बिहार साइड में, तब उनको मिले थे ये राजकुमार शुक्ला, ठीक है। राजकुमार शुक्ला, ऑफकोर्स गांधी जी इतने बड़े नाम थे क्योंकि उन्होंने बहुत सारा कमाल साउथ अफ्रीका में किया था, तो यहाँ पर आए थे, तो राजकुमार शुक्ला ने उनको रिक्वेस्ट किया था कि हमारे बिहार में ऐसे ऐसे सिस्टम है और ऐसे ऐसे जो ब्रिटिश प्लांटर्स है चंपारण में हम पर अत्याचार कर रहे हैं, तो आप एक बार आइए और हमारी मदद कीजिए। इन्वाइट कौन किया था चंपारण में गांधी जी को, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, किसने किया था? राजकुमार शुक्ला, ठीक है। राजकुमार शुक्ला हैड इनवाइटेड द गांधी जी इन चंपारण, ठीक है, ओके। तो फिर ये बात पता चला वहां पे डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर को, ठीक है, कि अब सबको ब्रिटिश को भी पता था कि ये वही आदमी है जिसने साउथ अफ्रीका में जाके हम लोग को इसने परेशान किया था और वहां के लोगों को इसने राइट दिलाया था। अब ये फिर से यहाँ पर आ रहा है, तो अब इसको यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर ने सीधा बोला था कि आपको चंपारण के अंदर आपको पैर नहीं रखना, यहाँ पर आप आओ ही मत, आपको यहाँ पर आना ही है, लेकिन उन्होंने अंदर आए, ठीक है, उन्होंने वो डिस्ट्रिक्ट में गए, इसके लिए इसका नाम पड़ा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है। डिसोबीडियंस मतलब क्या कि गवर्नमेंट ने आपको कुछ काम करने के लिए मना किया है लेकिन फिर भी आपको काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां से चालू आपका हो जाता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। मतलब मुझे गवर्नमेंट का किसी रूल को मैं ओबे नहीं करता, आई एम डिसोबेइंग इट, ठीक है, इसके लिए बोलते हैं उसको सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है। इनके जो है जो लीडर, आप लोग उसका भी नाम लोग आप लोग को वो उनका भी नाम याद रखना जरूरी है। तो उनके लीडर्स है सबसे पहले ऑफ कोर्स राजकुमार शुक्ला प्लस ब्रिज किशोर, फिर बाद में महादेव देसाई, नरहरि पारिक, और यहाँ पर और एक थे क्या, कौन थे? गांधी जी तो थे, सबको गांधी जी तो थे, और थे राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, सब भी यहाँ पर थे, ठीक है। ठीक है, और यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद भी थे, ठीक है। तो ये सब उनके लीडर्स का नाम थे। क्या है? प्राइम मिनिस्टर थे, हाँ, राजकुमार शुक्ला, ब्रिज किशोर, महादेव देसाई एंड नरहरि पारिक और राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो इनके लीडर्स के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं।
ठीक है, ट्रिलियन में। ओके, गांधी जी अपील नॉट टू पे द टैक्स, फिर से क्या हो गया ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है, फिर से क्या हो गया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट आपसे टैक्स मांग रहा है और आप गवर्नमेंट को टैक्स नहीं दे रहे, ठीक है। फर्स्ट टाइम डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर ने बोला था कि आपको चंपारण में अपना पैर नहीं रखना है, लेकिन इन्होंने अपना मतलब वो रूल को उन्होंने माना था, उन्होंने वो ऑर्डर को नहीं माना था और उन्होंने चंपारण में एंट्री कर चुके थे और बाद में इन्होंने जाके लोगों से अपील किया था कि आपको टैक्स पे नहीं करना है। ये सब होने के बाद में गवर्नमेंट फिर से आ गई प्रेशर में, सो गवर्नमेंट अनाउंस द कमीशन ऑन इंक्वायरी, ठीक है, कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है, तुम लोग जाके इंक्वायरी करो। एंड गांधी जी वॉज नॉमिनेटेड एज इट वन ऑफ इट मेंबर, ठीक है, गांधी जी को नॉमिनेट किया गया था कि ये कमीशन के आप भी एक मेंबर हो और आप भी जाके साथ में आप जांच आप भी करोगे। तो एविडेंस वाज कलेक्टेड फ्रॉम द 8000 पिजन एंड वहां पर जो था सिस्टम ये आया कि जो भी ये ब्रिटिश प्लांटर थे ये इन लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहे, ठीक है। एक सर्वे निकाला गया था, तो करीब से करीब 8000 पिजन से ये पूछा गया था कि क्या ये सच में हो रहा है ऐसा, ये ऐसे ये अफवाह है। तो 8000 पिजन का सेम आंसर था कि वो जो प्लांटर से वो तीन खड़िया सिस्टम लगा के इनको एक्सप्लॉइट कर रहे थे। तो उस समय से आदेश ये आया कि तीन खड़िया सिस्टम शुड बी एबोलिश, ठीक है। उस समय ही तीन खड़िया सिस्टम को एबोलिश कर दिया गया और अब जब इतना बड़ा मूवमेंट चल रहा है, ठीक है, निकला मास मूवमेंट कहाँ से निकलेगा, उस समय तो सिर्फ चंपारण था। कितना टाइम मतलब अभी लाइक 1915 में चालू हुआ, ज्यादा नहीं चला क्योंकि 1918 में तो ये चले जाएंगे अहमदाबाद, ठीक है, कितने महीने कुछ महीने तक ही चला वो, ठीक है, क्योंकि जो भी चंपारण के लोग थे वो सब एक हो गए और वहां पर जो प्लांटर्स थे उनको वो कुछ भी पे नहीं कर रहे थे, वो सब लोग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कर रहे थे। और ये बात कहां तक गया, ऊपर के हाई लेवल तक गया और उन्होंने सीधा कमीशन बैठा दी, इंक्वायरी कमिटी, ठीक है, इतना आप लोग को पता होना चाहिए। और उसने सीधा एबोलिश कर दिया तीन खटिया सिस्टम। उन लोग क्यों करेंगे, उन लोग को तो सीधा तो मतलब कुछ तो मिल ही नहीं रहा था, उन लोग बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, इसके लिए तो वो आए ना, इसके लिए तो वो आए प्रेशर में, क्योंकि उनको यहाँ से टैक्सेस नहीं मिल रहा था, इसके लिए तो आए प्रेशर में। अब उन लोग मारे तो क्यों मारे, क्योंकि इन लोग उन पे तो कुछ भी ना पत्थर मार रहे थे ना ये किसी को मार रहे थे, उनको भी मारने पीटने के लिए उनको भी तो चांस चाहिए ना, कि ओके इसने मेरा आके सर फोड़ा, इसके लिए मैंने इसके ऊपर मैंने लाठी चार्ज किया, इसके लिए मैंने इसको उठा के मैंने जेल में डाल दिया। अगर वो ऐसा करते तो ये फिर से जाके कोर्ट में जाके ये छूट जाते और उल्टा पनिशमेंट या जो डांट है वो कोर्ट इनको ही लगा था। तो इसके लिए इन लोगों ने सीधे कमेटी बैठा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। हाँ का यहाँ पर तीन घड़िया सिस्टम के तहत चंपारण के साइड चंपारण के गवर्नर नहीं, चंपारण तो गवर्नर थे पूछे Frederick the साइकर, ठीक है। फिर बाद में कमीशन का कुछ रिकमेंडेशन भी आया, peasants should be compensated for the illegal enhancement of their dues, ठीक है। अब तुमने जो भी उन लोग से जो पैसे छीने हैं इलीगली, कि तुम लोग अगर यहाँ पर इंडिगो नहीं उगाओगे तो तुम लोग को हम लोग को फी पे करना पड़ेगा। किसने दिया था पैसा, ब्रिटिश प्लांटर्स ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नहीं दिया था, ब्रिटिश
प्लांटर्स ने लिया था कि जो जो भी वहां पर आकर प्लांट खोल के अपना बैठे थे इंडिगो का, उन्होंने पैसा लिया था। और ये सब जुल्म ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं, ब्रिटिश प्लांटर्स कर रहे हैं। ठीक है, तो जो भी तुम लोगों ने जो भी इनलीगल एनहांसमेंट किया है, एनहांसमेंट इन द ड्यू, आप लोग को वो कॉम्पनसेट करना है। गांधी जी कॉम्प्रोमाइज विद द प्लांटर्स टू रिफंड ओनली 25%। ठीक है, बल्कि कमिटी ने बोला कि आप लोगों को वो सब कॉम्पनसेट करना है, जितना भी पैसा आप लोगों ने लूटा है। अगर मैंने आपसे 100 रुपए लूटा है तो मुझे आपको 100 रुपए फिर से देने। लेकिन गांधी जी ने बोला कि नहीं, आपको सिर्फ 25% ही वापस देने, तो मुझे सिर्फ आपको 25 पैसे ही, मतलब 25 रुपए ही देने। ठीक है, 25% ही बोला था। ठीक है, बस गांधी जी कॉम्प्रोमाइज, गांधी जी कॉम्प्रोमाइज विद द प्लांटर, रिफंड ओनली द 25% ऑफ मनी, देन द इलीगल टेकन फ्रॉम द पीपल। ठीक है, जो भी आपने ओके, और डिसाइडेड प्लांटर टू लेफ्ट द डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, और यहाँ पर बोला गया था प्लांटर्स को कि यहाँ से आप लोग डिस्ट्रिक्ट छोड़ के यहाँ से चले जाइए। कौन कौन फार्मर की फार्मर was getting compensation, farmer was not paying, farmer was getting compensation। क्योंकि 100% प्लांटर्स नहीं मान रहे थे, और हो सकता है कि आगे चल के कुछ और लोचा ना हो जाए। सबसे पहले इन लोग से जो जो निकल रहा है वो लो, और इन लोग को यहाँ से भगाओ। ठीक है, ताकि दोबारा किसी के साथ ये ऐसा ना कर पाए। और फिर बाद में लास्ट में ये हुआ था, ऑल दैट डिसाइडेड दैट प्लांटर्स हैव टू लीव द डिस्ट्रिक्ट ऑफ चंपारण। ठीक है, समझ में आया था? तो ये था गांधी जी का फर्स्ट विक्ट्री। ठीक है, फर्स्ट विक्ट्री, ये था गांधी जी का फर्स्ट विक्ट्री। छोटे 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 जो भी मतलब जो भी वो करेंगे मूवमेंट, उसमें तो उनका विक्ट्री रहेगा। हाँ, 1917 में ये चालू हुआ था, और फिर बाद में ऑफिशियल मतलब कुछ महीने में ही वो खत्म हो गया। बाद में 1918 में अहमदाबाद मूवमेंट का जो भी अहमदाबाद मिल स्ट्राइक है वो चालू होगा। बाद में 1918 में ही सीधा मूवमेंट भी चालू होगा। ठीक है, तो ये था गांधी जी का फर्स्ट विक्ट्री। स्टार्टिंग के तो तीन विक्ट्री गांधी जी को, जो भी मतलब छोटे छोटे विक्ट्री रहते हैं गांधी जी को बहुत जल्दी मिल जाते हैं। लेकिन जब बड़ा बड़ा मूवमेंट आता है तो 2 बड़े मूवमेंट में गांधी जी को फेलियर मिलता है। ठीक है, तो बात करेंगे आगे। फिर बाद में गांधी जी किधर गए? 1918 में फिर बाद में 1918 में कहां पर गए? अहमदाबाद। अहमदाबाद, यहाँ पर क्या चल रहा था? डिस्प्यूट बिटवीन द मिल ओनर एंड मिल वर्कर। ठीक है, वहां पर बहुत प्लेग का बीमारी फैला था, तो वहां पर प्लेग बोनस को लेके वहां पर मिल ओनर और वर्कर के बीच में लड़ाई, या मतलब बोलूं कि डिस्प्यूट चल रहा था। तो जो वहां के जो वर्कर थे वो चले गए थे स्ट्राइक पे। ठीक है, स्ट्राइक पे चले गए थे। ब्रिटिश का यहाँ पर फिर से कोई हाथ नहीं है। ब्रिटिश ने अनाउंस किया था कि जो भी वर्कर यहाँ पर काम कर रहे हैं उन लोगों को कॉम्पनसेट किया जाए। मिल के जो ऑनर है वो उनको कॉम्पनसेट करेंगे। तो कॉम्पनसेशन को लेके यहाँ पर
चल रहा, ठीक है। मील ऑनर ओनर नहीं दे रहा है वर्कर्स को क्योंकि ब्रिटिश को प्रेशर कर रहा है, राइट। ब्रिटिश मतलब ओनर के पास उसके बाद वर्कर है, ओनर के पास ही पैसा नहीं मिल रहा है तो वो इनको क्या कंपनसेशन देगा, क्योंकि ओनर को प्रेशराइज कर रहा है। ओनर को पैसा क्यों नहीं मिल रहा है? अब कंपनी तुम्हारा है, तुम्हारे वर्कर है, तो तुम्हारे वर्कर को पे करने के लिए गवर्नमेंट पे पैसा क्यों दे? प्लेग के टाइम में भी उन्होंने गवर्नमेंट के लिए काम नहीं किया है। प्लेग के टाइम पे उन्होंने गवर्नमेंट के लिए काम नहीं किया, उन्होंने तुम्हारे लिए काम किया है, तो उसको पैसा भी गवर्नमेंट देगी। वाई? प्राइवेट कंपनी होती है, प्राइवेट कंपनी था ना वो, प्राइवेट मिल ऑनर, तो उससे गवर्नमेंट क्यों पैसा देगी? उन्होंने अनाउंस किया था कि एवरीबॉडी शुड बी गेट अ कॉम्पनसेशन, ठीक है। मिल ऑनर ऑफर्ड अ 20% बोनस, ठीक है। हम लोग आपको 20% देंगे, जो एक्सेप्ट उन लोगों के पास था नहीं, और गांधी जी डिमांड कर रहे थे 35%, ठीक है। मिल ऑनर कितना दे रहे थे? 20%, और गांधी जी डिमांड कर रहे थे 35%। आफ्टर सम डेज वर्कर बिगिन टू डिक्लाइन इन और अटेंडेंस, ठीक है। पहले उन लोग का मिल स्ट्राइक चल रहा था, ठीक है। ऑनर वर्सेस मिल वर्कर चल रहा था। मिल वर्कर कितने दे रहे थे प्लेग का बोनस? 20%। इन लोग कितना मांग रहे थे? 35%। इन लोग जब 35% मांग रहे थे, ठीक है, लेकिन वहां से बाद में इन लोग का चालू हुआ स्ट्राइक, स्ट्राइक चालू हुआ, और बहुत लंबे समय तक स्ट्राइक करते रहे, लेकिन वर्कर को, जो भी मिल ऑनर है, उसको कुछ फर्क पड़ा नहीं। बाद में वर्कर्स को लगा कि हम लोग अपना स्ट्राइक करके हम लोग खुद का ही अपना नुकसान करके ले रहे हैं, इसके लिए अपना काम करते, क्योंकि अब मिल के जो ऑनर है उन लोग को कुछ फर्क पड़ने नहीं हुआ, ठीक है। बाद में डे बाय डे मिल ऑनर का जो अटेंडेंस था वो अब यहाँ से कम होने लग गया था। मिल वर्कर का जो भी अटेंडेंस था, ठीक है, जो भी यहाँ पर आके अपना मस्त अपना त्रिपाल ऊपर बिछा के मस्त यहाँ पर बैठते थे, किसी के हम लोग यहाँ से स्ट्राइक कर रहे, तो अब यहाँ पर का जो अटेंडेंस है स्ट्राइक का वो कम होने लग गया था, और सब लोग मिल में धीरे धीरे वापस लौट रहे थे। तो यहाँ से गांधी जी को आइडिया लगा था कि अगर मुझे बड़ा मूवमेंट लेके जाना है तो मुझे बीच में उन लोग को ब्रेक भी देना पड़ेगा, नहीं तो अगर वो मूवमेंट ज्यादा देर तक चला तो वो फेल हो जाएगा और लोग छोड़ के चले जाएंगे। तभी तो अभी उसका एग्जांपल आपने देखा ना कि लंबे समय तक उन लोग बैठे थे, उन लोग भी कंटाल आ गए, क्योंकि वहां से कुछ रिस्पांस मिल नहीं रहा था, तो धीरे धीरे अटेंडेंस कम होने लग गया था। तब जाके गांधी जी बीच में और बोले कि आज से मैं यहाँ पर फास्टिंग करूंगा, मैं आज से खाना पीना जो भी है वो मैं छोड़ दूं, ठीक है। यही एक सबसे बड़ा हथियार था गांधी जी का, ठीक है, फास्टिंग। गांधी जी डिसाइडेड टू गो ऑन फास्ट। Fast had the effective on putting the pressure on mill owner, ठीक है। मिल ऑनर के ऊपर बराबर वो फास्ट का जो भी था, उन्होंने जो गांधी जी ने फास्ट का मैटर उन्होंने स्टार्ट किया था, वो प्रेशर बराबर मिल ऑनर के ऊपर वो प्रेशर पड़ा, ठीक है। बाद में वो केस गया ट्रिब्यूनल में, और ट्रिब्यूनल में भी यही डिसाइड किया कि मिल ऑनर को 35% वर्कर को देना चाहिए। ट्रिब्यूनल मतलब क्या है मतलब? आपने अभी ट्रिब्यूनल इस्तेमाल किया ना, तो वो मतलब क्या मीनिंग बताओ? ट्रिब्यूनल मतलब कोर्ट, एक छोटा सा कोर्ट, ठीक है। ट्रिब्यूनल मतलब एक छोटा सा कोर्ट, ठीक है। ट्रिब्यूनल मतलब एक छोटा सा कोर्ट। ये ट्रिब्यूनल में केस गया और वहां पर भी जो डिसाइड यही हुआ कि आप लोग को 35% देना ही होगा, ठीक है। 35% आप लोग को देना होगा, ठीक है। तो ये भी हो गया सेकंड विक्ट्री ऑफ महात्मा गांधी, ठीक है। मंथ में क्यों? 18 में वीडियो और आएगा। तो उसे मंथ में मतलब क्यों? वाई यू शुड नो। ईयर पता चल गया तो बात खत्म, ईयर पता चल गया तो बात खत्म। अब 1918 हुआ तो ऑफकोर्स पहला तो हुआ अहमदाबाद।
अब दूसरा जो आएगा वो तो इस चीज के बाद ही आएगा ना। लेकिन अगर यूपीएससी राइटिंग में तो उन लोग को मंथली लिखना चाहिए। जो पीएससी राइटिंग में तो तुम कितना मन को तुम रखोगे यार, ईयर लिख दिया बहुत हो गया। एग्जाम में भी उन लोग ज्यादा यही पूछते हैं, ज्यादा वो लोग मंथ और डेट के पीछे उन लोग नहीं भागते। अगर वो भागते भी तो कभी एक दो, कभी 4-5 साल में कभी ये क्वेश्चन डाल दिया तो डाल दिया, नहीं तो उन लोग ज्यादा वो ईयर के पीछे भी नहीं भागते। लेकिन सेफ्टी के लिए ईयर याद रखने बहुत हो गया, क्योंकि इतना कोई मंथ और डेट को याद रख ही नहीं सकता। कितना तुम करोगे रट्टाफिकेशन, तुम कितना करोगे। इसमें तुम लोग को लीडर्स का भी याद रखना है, मूवमेंट का भी याद रखना है, पीजेंट का जो भी रिजल्ट चला तो वो भी सब याद रखना है, सोशल मूवमेंट भी चलना है, बाद में उन लोग का जो भी एक्ट उन्होंने पास किया तो वो भी सब याद रखना है। एक्ट तो तुम लोग को डिटो पूरा याद होना चाहिए परफेक्ट। वुमेन्स का क्या इसमें रोल था वो भी सब याद रखना, तो और कितना याद रखना। हाँ तो फिर हो गया ना 1918 का ईयर, और कितना चाहिए। तो एलिमिनेशन तुम ईयर के बेसिस पे करोगे या स्टोरी के बेसिस पे। इट इज द सेकेंड विक्ट्री ऑफ गांधी। अब आएगा ठीक है, अब आएगा खेड़ा। यहाँ पर peasant of the Kheda district were in the extreme distress due to the failure of the crop. ठीक है, appeal to the remission of the land revenue were ignored. अब यहाँ पर जो भी खेड़ा, ये भी गुजरात में ही है, यहाँ पर जो भी peasant थे वो बहुत प्रेशर में थे, क्योंकि उनका जो क्रॉप था वो फेल हो गया था, वो इतने अच्छे से वो ग्रो नहीं कर पाया था। और वहां पर जो भी peasant थे वो मांग कर रहे थे कि हमारा जो क्रॉप है वो फेल हो गया है और आप मतलब हमसे एक बार रेवेन्यू ना लीजिए। लेकिन उन लोग का जो भी ये डिमांड था उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट टोटली इग्नोर कर रही थी। ठीक है, इग्नोर मतलब कि नहीं, आप लोग को रेवेन्यू देना ही पड़ेगा किसी भी हालत में। तो फिर से यहाँ पर फिर से हुआ मूवमेंट, और यहाँ पर इंक्वायरी बाय द मेंबर ऑफ सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, वल्लभ भाई पटेल और गांधी जी। ठीक है, दोनों भी ये जो सोसाइटी का इसके वो मेंबर थे। ठीक है, इसको भी याद रख लेना। कमाल है, जो उठा रहा वो चल ही नहीं रहा, ये चलेगा। ठीक है, यहाँ पर आएगा सबसे पहले सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, इसके मेंबर थे वल्लभ भाई पटेल, विट्ठल भाई पटेल एंड गांधी जी ठीक है, आगे चल के इनका रोल विट्ठल भाई पटेल का जब मैं सिखाऊंगा प्रो चेंजर और नो चेंजर, इनको याद रखना। ठीक है, आगे चल के इसी लेक्चर में अगर हो जाएगा प्रो चेंजर और नो चेंजर का, तो इनका रोल वहां पर भी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये मतलब गुजरात में ये सोसाइटी था सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, तो इनके ये मेंबर्स थे विट्ठल भाई पटेल और गांधी जी। ठीक है, तो ये दोनों ने अपने स्तर पे जाकर वहां पर सर्वे किया था। ठीक है, कि यहाँ पर आखिर चल क्या रहा है। तो वहां पर सर्वे करने के बाद में यही पता चला था कि वहां का जो क्रॉप है वो फेल हो गया, और फिर भी ब्रिटिश इन पे पैसा ऐड रहे, पैसा इन लोग से मांग रहे। ठीक है, हाँ क्रॉप फेल हो गया। ठीक है, और क्या फेल हो गया, क्रॉप फेल हो गया, और उन लोग जो भी पीजेंट थे उन लोग अब ये स्थिति में नहीं है कि वो ब्रिटिश को रेवेन्यू दे पाए। Advised to withhold the revenue and ask the peasant to fight up to the debt against such British
डिमांड, ठीक है। इन लोगों ने सीधा बोला था कि आपको जो भी पैसा है वो जो इलीगली वो जो टैक्स आपसे मांग रहे हैं वो आपको नहीं देना है और आखिरी सांस तक आपको इनसे लड़ना होगा, ठीक है, आपको लड़ना पड़ेगा। फिर से यहाँ पर हुआ कि गवर्नमेंट इशू द इंस्ट्रक्शन दैट रेवेन्यू शुड बी रिकवर्ड ओनली फ्रॉम द पीपल हु कुड पे, ठीक है। फिर से यहाँ पर मूवमेंट चला हुआ डिस्ट्रिक्ट लेवल के बेसिस पे और वहां पर फिर से जो गवर्नमेंट थी वो भी प्रेशर में आ गई थी और बोला गया था कि आप उनसे ही पैसा लो जो उनसे यहाँ पर रेवेन्यू लो जो आपको रेवेन्यू दे पाए, ठीक है। और जो आपको अगर आपको नहीं दे पाएंगे उनसे आप ऐसा जो भी पैसा है वो आप मत लो, ठीक है। इतना तक क्लियर है। चंपारण में क्या हुआ था? वो इंडिगो उतरा था और वो लोग 3/20 इसको क्या बोलते हैं? 3/20 को क्या बोलते हैं? तीन खटिया सिस्टम, तीन खटिया सिस्टम। अहमदाबाद में हाँ मिल से क्यों? वो प्ले आया था तो वो लोग उसका कंपनसेशन नहीं दे रहे थे, 20% ही दे रहे थे और गांधी जी 75%। हाँ खेड़ा में मेरे को एक खेड़ा था उसमें वो सिर्फ वो क्रॉप पे हो क्रॉप फेल हो गया था, ठीक है। इन लोग वो होगा, ठीक है, ड्रॉट आ गया होगा या उन लोग का जो क्रॉप था वो अच्छे से वो ग्रो नहीं किया होगा, ठीक है। फेल तो क्रॉप तो हुआ था, ठीक है। फेल जब क्रॉप हुआ तो इन लोगों ने डिमांड किया था कि हम लोग आपको रेवेन्यू नहीं दे सकते। किससे डिमांड किया था? ब्रिटिश गवर्नमेंट से कि हम लोग आपको जो है रेवेन्यू हम नहीं दे सकते, तो इसके लिए चंपारण जैसे ही हो रहा है नहीं ना, चंपारण में ब्रिटिश गवर्नमेंट का हाथ नहीं था, वहां पर ब्रिटिश प्लांटर्स थे, ठीक है, और यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है। और वहां पर उन लोग से रेंट लिया जा रहा था, चंपारण में रेंट लिया जा रहा था कि आप हमें रेंट दो कि आप यहाँ पर इंडिगो नहीं उगाओगे, ठीक है। अगर आप हमें रेंट नहीं दोगे तो आपको मार खाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप मना करोगे कि मैं इंडिगो नहीं उगाऊंगा तो आपको उसके बदले हमें पैसा देना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो आपको मार पड़ेगी। और यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट रेवेन्यू मांग रही थी और इन लोगों ने बोला था कि हमारा जो क्रॉप है वो डिस्ट्रॉय हो गया है, इसके लिए हम आपको पैसा जो है रेवेन्यू हम नहीं दे सकते। तब गांधी जी ने सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी से सर्वे करवाया था और सर्वे में निकला था कि हाँ ये बात सच है और वहाँ के जो लोग हैं उससे बहुत ये सिस्टम से ये जो भी क्रॉप फेलियर है उससे परेशान है। तो इसके लिए गांधी जी ने बोला था कि आपको जो है आपको रेवेन्यू नहीं देना, जो भी ये इलीगल रेवेन्यू मांग रहे हैं, और मरते दम तक ब्रिटिश से आपको लड़ना है। तो फिर बाद में वहाँ का जो गवर्नमेंट सिस्टम था, वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन ना, उसने अनाउंस किया था कि आप टैक्स उससे ही कलेक्ट करो जो आपको टैक्स दे पाए, नहीं तो ऐसे रूप से आप टैक्स कलेक्शन मत करो, ठीक है। ये हो गया गांधी जी का तीसरा विक्ट्री। अब बाद में गांधी जी का होगा दो बड़े बड़े मूवमेंट में फेलियर। हाँ मतलब लड़ो, मतलब लाठी पत्थर ये सब से मत लड़ो, अपना प्रोटेस्ट तुम लोग जारी रखो, भले ही ब्रिटिश हम लोग को कुछ भी मतलब उन लोग मार क्यों ना जाए, हम लोग को अपना प्रेशर मेंटेन करके रखना है, ठीक है। क्योंकि गांधी जी को पता चल गया था कि हम लोग को मारपीट के महीने हरा नहीं सकते और ब्रिटिश चांस ढूंढ रहे थे, ठीक है। अगर कहीं पर मूवमेंट चला और अगर वहां पर किसी आदमी ने, अगर एक आदमी ने भी ब्रिटिश के ऊपर पत्थर चला दिया, मान के चलो कि अगर महाराष्ट्र में यहाँ पर उसने महाराष्ट्र में एक आदमी ने ब्रिटिश के ऊपर पत्थर मार दिया, ठीक है, ब्रिटिश को लग गया, खून भी निकल गया, और उन लोग यही चाहते थे कि कोई हमारे ऊपर हमला करे ताकि वो जो पूरा इंडिया में जो मूवमेंट चल रहा है पूरे इंडिया में, अब वो वही इशू को लेके वो पूरे इंडिया में वो लोगों को वो पिटते, ठीक है, कि नहीं तुम लोग हमेशा यही करते हो, तुम लोग बोलते कि हम लोग नॉन वायलेंस वाले, बाद में तुम लोग वायलेंस करते हो। बाद में वो महाराष्ट्र के इशू को उठा के उन लोग बंगाल में भी पिटते लोगों को, बिहार में भी लोगों को पिटते और
वही से मतलब सब जगह, मतलब जहां पर भी ये चलता मूवमेंट, वो सब लोग को वो पिटते जाते। उन लोग खुद चाहते थे कि मतलब इन लोग बस, हम लोग एक लोग, इन लोग बस एक चार्ज दे हम लोग को, तब हम लोग इन लोग को बताते। ठीक है। और गांधी जी का दोनों मूवमेंट फेल क्यों हुआ? क्योंकि वहां पर लोगों ने वायलेंस कर दिया था, और गांधी जी को पता था कि अगर मैंने ये मूवमेंट को रोका नहीं तो बेगुनाह लोग जो इसमें शामिल भी नहीं है वो भी पिटे जाएंगे। ठीक है। तो इसके लिए उन्होंने मूवमेंट को रोक दिया था। सर लेकिन अहमदाबाद में तो वो लोग पहले से स्ट्राइक कर रहे थे ना। हाँ। तो गांधी जी ने ऐसे जाके क्या किया था? जाके उन्होंने मतलब उनको एक सपोर्ट किया था। ठीक है। जाके वो भी वो स्ट्राइक के बीच में जाके वो बैठ गए और वो भी अपना डिमांड वो ब्रिटिश के पास वो रखने लग गए। लेकिन अब वर्कर का भी मिल ऑनर के पास वो अपना डिमांड वो रखने लग गए। और धीरे धीरे जब बहुत समय तक हो गया और वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तो वहां से मिल ऑनर अब जाने लगे। बाद में गांधी जी ने बोला कि अब मुझे ही बीच में कुछ करना पड़ेगा, तो उन्होंने फास्टिंग और मतलब जो भी फास्टिंग था, फास्ट अप टू द डेट, कि जब तक मेरा मौत नहीं हो जाता तब तक यहीं पर मैं बैठूंगा और मैं ना ही कुछ खाऊंगा नहीं कुछ पीऊंगा। तो उससे ब्रिटिश लोग वहां पर जो मिल ऑनर थे उन लोग पूरे डिप्रेशन में आ गए। बाद में ये केस गया ट्रिब्यूनल में। लोग को क्या करने का था कि ये भूखा पैसा बैठा है, मरने दो ना। अगर वो मर गया, ही इज नॉट अ कॉमन मैन। उन्हें पूरा इंडिया जानता है। ठीक है। उन्हें पूरा इंडिया जानता है। अगर वो आदमी मर गया, तो अगर कहीं पर वायलेंस छिड़ गया और उनको पहला ही स्वाद 1857 का स्वाद अभी उनको पता था कि 1857 में क्या हुआ था। ठीक है। इसके लिए वो डरते थे कि कहीं आदमी मर ना जाए, और यही उनका मेन वेपन था। इसके लिए तो मैंने बोला अगर इंडिया में इतना दम था तो वो पहले ही क्यों नहीं ब्रिटिश को इतना भगा दिए कि एक आदमी के मरने की वजह से पूरा ब्रिटिश चला जाएगा। अरे भाई, लेकिन उस समय क्या था, ब्रिटिश को पकड़ो और मारो, ब्रिटिश को पकड़ो और मारो, और वो लोग यही चाहते थे कि लोग हमको मारे, और ताकि हम लोग को सप्रेस कर पाए। वही तो गांधी जी आया जाए, तो उन्होंने पूरा सिस्टम, तो इसके लिए तो उन्होंने किया है ना चेंज। नहीं तो वो चेंज क्यों करते? इसके लिए वो चेंज करते। अगर ब्रिटिश मारने से भाग जाते तो वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वो करते क्यों नहीं करते? वो भी बोलते कि मारो इन लोग को। उनको ये बात पता है कि इन लोग को मारने से कुछ नहीं होने वाला, उन लोग हमसे ज्यादा। ठीक है। दे वाज अ मिलिट्री सुपर पावर, क्योंकि उन्होंने वर्ल्ड वार वो जीत के आए। तो इससे पता चलता है कि उन लोग का मिलिट्री कितना सुपीरियर था। ठीक है। ये सब होने के बाद में ब्रिटिश ने अब नया पॉलिसी अप्लाई। ठीक है। कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। ठीक है। कि कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। ठीक है। सीधा मतलब क्या है कि ये कैरेट है, या तो तुम इसको खाओ, अगर तुम नहीं खाओगे तो तुम पीटे जाओगे। ठीक है। गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसी निकाला, ठीक, कुछ भी पॉलिसी निकाला। ठीक है। वो पॉलिसी थी मॉन्टेग्यू क्लैफोर्ड रिफॉर्म। ठीक है। आगे चल के ये पॉलिसी के बाद आगे चल के वो जो भी पॉलिसी निकालेंगे, ये लोग पॉलिसी इसको एक्सेप्ट करो, और अगर इसमें तुमने ज्यादा नौटंकी किया, तुमने मुझे ये पसंद नहीं है वो पसंद नहीं है, तो बेटा तुम अच्छे से तो मार खाओगे, तुम पिटे जाओगे बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है। एग्जाम्पल समझाता हूँ कि जो कैरेट एंड स्टिक कभी आया था, उन लोगों ने ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया था, उन लोगों ने ये मेथड अप्लाई किया। ठीक है। मॉन्टेग्यू ट्रांसपोर्ट जो रिफॉर्म आया था, इट वाज अ कैरेट। ठीक है। अब स्टिक क्या था? अब यहाँ पर स्टिक था रॉबर्ट एक्ट 1919। ठीक है। मॉन्टेग्यू क्लैफोर्ड रिफॉर्म क्या था? हाँ, डायरार्ची इन सेंट्रल और प्रोविंस। डायरार्ची कहाँ पर था? कम ऑन, मैंने जितना मैंने सीखा है। डायरार्ची कहाँ पर था? डायरार्ची कहाँ पर था? सेंट्रल पे था या प्रोविंस पे था? प्रोविंस पे था। डायरार्ची वाज इन द प्रोविंस, क्योंकि वहां पर बहुत सारे काउंसिल खोले जा रहे थे। ठीक है। और सेंट्रल में क्या क्या किया गया था? जो लेजिस्लेटिव था उसको एबोलिश कर दिया गया था, उसके जगह लाया गया था
लेजिस्लेचर, एक्सिक्यूटिव वाज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर। पहले लेजिस्लेचर के साथ ऐसा नहीं था, ठीक है। पहले जो जो भी जितने भी एक्ट आए थे उसमें एक्सिक्यूटिव वाज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर लेजिस्लेटिव को ये ट्रांसफर रिफॉर्म में उसे एबॉलिश कर दिया गया था और वहां पर लाया गया था लेजिस्लेचर, ठीक है। वहां पर पार्ट बनाए गए थे ना, वहां पर पार्ट बनाए गए थे, प्रोविंस में पार्ट बनाए गए थे। एक रिजर्व दायर प्रोविंस में था, क्योंकि प्रोविंस में बनाए गए थे कॉलम वो प्रोविंस में बनाए गए थे कि यहाँ पर जो भी थी, यहाँ पर जो भी डिफेंस बजट या जो भी फॉरेन से रिलेशन रखेगा वो सीधा गवर्नर देखेगा अपने एग्जीक्यूटिव के साथ, ठीक है, ठीक है। वो रिजर्व, ठीक है। और जो ट्रांसफर जो था वो इंडियन मिनिस्टर और ऊपर से जो भी था क्या था वो पोर्टफोलियो सिस्टम भी वहां से चालू किया गया था, ठीक है। तो डायरार्ची वाज इन प्रोविंस नॉट इन सेंटर, ठीक है। डायरार्ची वाज इन प्रोविंस नॉट इन सेंटर। और जब आगे आएगा देन इट विल, जो भी आगे ख्याल में आएगा वो एक्ट 1935, देन इट विल एबॉलिश द, बाद में जो डायरार्ची आएगा वो सीधा सेंट्रल में आएगा, ठीक है। पहले जो आया इट वाज इन प्रोविंस बट नाउ इट विल बी सेंट्रल इन 1935, अभी नहीं आया, ठीक है। हाँ क्या 1935 में प्रोविंशियल लेवल पे डायरार्ची खत्म हो गया। इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल बन गया था। हाँ बन गया था। तो डायरार्ची वाज एबॉलिश्ड इन प्रोविंस बट मगर जो वो लिस्ट जो बनाया गया था इट स्टार्टेड इन द सेंट्रल, ठीक है। क्लैम्सफोर्ड रिफॉर्म, व्हाट वाज द क्लैम्सफोर्ड रिफॉर्म? इट इज द कैरो, ठीक है। क्लैम्सफोर्ड रिफॉर्म वाज द टाइप ऑफ कैरो। अब यहाँ पर स्टिक का काम क्या होगा? स्टिक का काम होगा राउलेट एक्ट का, ठीक है। राउलेट एक्ट तो कब लाया गया था? 1990 में, ठीक है। 1990 में राउलेट एक्ट लाया गया, ठीक है। राउलेट एक्ट लाया गया था 1919 में, which allow the British to jail the person without a trial for the 2 years, ठीक है। अगर मुझे इस आदमी पे शक है या कोई भी आदमी मुझे शक है तो मैं उसको बिना ट्रायल बिना कोई सबूत का उठा के मैं 2 साल की जेल में रख सकता हूँ। ये था राउलेट एक्ट, ठीक है। 1919 में राउलेट एक्ट आया था। फिर से यहाँ पर गांधी जी वाज नॉट हैप्पी एंड लॉन्च द नेशनल मूवमेंट राउलेट सत्याग्रह, ठीक है। इन्होंने लॉन्च कर दिया था राउलेट सत्याग्रह, ठीक है। फिर से यहाँ पर इनके थे 3 पिलर। अब देखो अब आगे जितने भी आएंगे ना मूवमेंट, इनमें इनके 3 पिलर्स रहेंगे, स्ट्राइक, फास्टिंग एंड प्रेयर, ठीक है। ये इनके मेन पिलर रहेंगे, स्ट्राइक, फास्टिंग एंड पिलर। लेक्चर ये है वहां, ठीक है। बाद में वहां पर देखो यहाँ पर लेक्चर, ठीक है। अनाउंस टू लॉन्च, वहां पर जो भी राउलेट एक्ट राउलेट सत्याग्रह था उन्होंने अनाउंस किया था कि हम 6 अप्रैल को 1919 में हम राउलेट सत्याग्रह, हम यहाँ से ये तारीख को हम आगे लेके जाएंगे। ये तारीख को मुझे लॉन्च करना है 6 अप्रैल 1919 को मैं राउलेट सत्याग्रह में लॉन्च करूंगा। और उन्होंने 6 अप्रैल को 1919 को उन्होंने लॉन्च कर भी दिया, ठीक है। फिर से यहाँ पर वायलेंस वाज स्टार्टेड, ठीक है। क्योंकि गांधी जी ने तब स्टार्ट कर दिया तो कहीं पंजाब में कहीं मतलब कोने पे वायलेंस स्टार्ट था, ठीक है। वायलेंस स्टार्ट था, क्यों स्टार्ट था? क्योंकि सत्यपाल ये पंजाब के उस समय के जाने माने लीडर थे। सत्यपाल एंड सैफुद्दीन किचलू, ठीक है। सत्यपाल एंड सैफुद्दीन किचलू वाज उनको पकड़ा गया था और दे वर थ्रोन टू द जेल, ठीक है। क्यों? राउलेट एक्ट के तहत
सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को दोनों को रॉबर्ट एक्ट के तहत उठा के उनको जेल में फेंक दिया गया था। इसके वजह से पूरा वायलेंस भड़क गया था। ठीक है, इसमें ये उठा के फेंक दिया गया था। तो इसके लिए क्या फैल गया था? इसके लिए फैल गया था वायलेंस। अब ब्रिटिश उठेगा पंजाब साइड में, क्योंकि वो पंजाब साइड में था तो ज्यादा वायलेंस पंजाब में फैल गया। ब्रिटिश उठा, ब्रिटिश गवर्नमेंट, उन्होंने वहां पर मार्शल लॉ लगा दिया। मार्शल लॉ लगाने के बाद में बैसाखी का मेला था। ठीक है, चलता है बैसाखी का मेला वहां पर पंजाब में। तो 13 अप्रैल 1919 में यहाँ पर कोई भी वायलेंस नहीं हो रहा था। ऐसा ही पार्क था, जलियांवाला बाग जिसे बोलते हैं, जलियांवाला बाग पार्क था। वहां पर मतलब मेला चल रहा था। तो वहां पर बहुत लोग वहां पर भीड़ वहां पर आए थे, कोई मेला घूमने आए थे। ठीक है, हाँ मेला था, मेला बैसाखी का मेला था। वहां पर प्रोटेस्ट नहीं चल रहा था, वहां पर कुछ नहीं चल रहा था, क्योंकि ऑलरेडी वहां पर मार्शल लॉ लग चुका था। ठीक है, अगर तुम प्रोटेस्ट करोगे या वायलेंस करोगे तो तुम सीधा मार दिए जाओगे, जेल नहीं जाओगे, सीधा तुम मार दिए जाओगे। तो हाँ, रॉलट एक्ट, ठीक है, रॉलट एक्ट के तहत उनके जो भी दो लीडर थे, सत्यपाल और सैफुद्दीन, वो सैफुद्दीन किचलू, उनको रॉलट एक्ट के तहत उनको उठा के जेल में डाल दिया गया था। इसके वजह से पंजाब में पूरा वायलेंस, इसके वजह से वहां पर पंजाब साइड में वहां पर वायलेंस फैल गया था। जब वायलेंस फैल गया तो वहां पर मार्शल लॉ लगा दिया गया कि अब कोई भी प्रोटेस्ट करेगा या कोई भी वायलेंस करेगा उसे सीधा मार दो, उसे सीधा ठोक दो। ठीक है, तो वहां पर बैसाखी का मेन मेला चल रहा था पंजाब में, होता है बहुत धूमधाम से बनाते हैं बैसाखी का मेला। तो जलियांवाला बाग एक मतलब खाली ग्राउंड था, बहुत बड़ा ग्राउंड था। वहां पर लोग वहां पर घूमने आए थे और वहां पर नॉर्मली लोगों के बीच में बात चल रहा था कि हमारे जो लीडर्स है, दो इतने बड़े लीडर्स को बिना कोई सबूत के और बिना कोई गुनाह के उन्हें उठा के ब्रिटिश ने जेल में डाल दिया। तो मतलब ऐसा मतलब सिर्फ बातें चल रहा था, लेकिन वहां पर कोई भी मूवमेंट या कोई भी वायलेंस नहीं चल रहा था। वहां पर बस बातें चल रही थी और वहां पर मेला लगा था, लोग आए थे घूमने के लिए। तो जनरल डायर आया, वहां पर लॉक किया, गेट था बड़ा वाला, उसको लॉक किया और उसने फायर को ओपन कर दिया। गवर्नमेंट रिकॉर्ड से बताया जाता है कि 1600 लोग उस दिन मरे। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के हिसाब से। और अगर वहां के लोगों को माना जाए तो लोग बोलते हैं कि करीब से करीब कम से कम वहां पर 3000 लोग मारे गए थे। बच्चे हो, बुढ़े हो या प्रेग्नेंट लेडीज हो, किसी पे रहम नहीं किया जा रहा था, सबको मारा जा रहा था। वहां पर जाकर कभी भी वहां पर एक कुआं टाइप है, तो कोई लोग गोलियों से बचने के लिए कोई कुएं में कूद रहे थे, कोई वो गेट पे चढ़ के कूद रहा था। तो वहां पर बहुत रश था और कितने जन तो जितने गोली से नहीं मरे उतने वो रश की वजह से, वो रश के पैर के नीचे कुचले जाने से कितने लोग मर गए। बच्चे, बूढ़े, इतने छोटे छोटे, मतलब इन लोग को 7-8 9 या 1-1 साल के बच्चे भी वहां पर मारे गए थे। और जो प्रेग्नेंट लेडीज थी वो भी, मतलब किसी पे भी रहम नहीं किया गया था, उसने पूरा वहां पर लाश बिछा दे दी। तो दो लोगों को उठा के क्यों डाला गया था? रॉलट एक्ट के तहत, रॉलट एक्ट के तहत नहीं, खिलाफ नहीं जाओगे। रॉलट एक्ट में क्या था कि अगर हमको तुम्हारे ऊपर शक आया, सिर्फ शक, तुम जाओ या नहीं जाओ उसे हमें कोई मतलब नहीं है। सिर्फ अगर हमें शक आया कि तुम हमारे खिलाफ कुछ कर रहे हो, हम तुम्हें उठा के 2 साल के लिए जेल में डाल देंगे, भले हमारे पास कोई सबूत रहे या ना रहे, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हम बस तुम्हें उठा के अंदर डाल देंगे। ठीक है, पंजाब में हुआ वायलेंस, और जब पंजाब में हुआ वायलेंस तब जाके वहां पर लगा मार्शल लॉ। और मार्शल लॉ लगने के बाद में क्या है मार्शल लॉ कि कोई भी हमारे खिलाफ मूवमेंट चलाएगा या किसी ने वायलेंस किया तो हम उसे वहीं पर मार देंगे। वहां पर बैसाखी का मेला लगा था जलियांवाला बाग में।
हाँ तो वही तो मेन 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 गुस्से का कारण था, क्योंकि उन लोगों ने कुछ नहीं किया था। उन लोग ना वो मूवमेंट चला रहे थे, ना वो वायलेंस कर रहे थे। बस अगर कोई कहाँ से उन पर दोस्त मिल गया तो अरे यार ऐसा ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमारे दो लीडर्स उठा के जा दिया जेल में, बस एक डिस्कशन वहां पर चालू हो गया था। तो उसके वजह से वहां पर सीधा हम लोगों ने ओपन फायरिंग चालू हो गया, और गवर्नमेंट के हिसाब से यहाँ पर 1600 लोग मरे थे। लेकिन अगर वहां पे नॉर्मल पब्लिक का ट्रायल किया गया तो वहां पर 3000 लोगों की मौत हो गई थी। ठीक है, ठीक है। तो फिर इसके लिए हंटर कमीशन लाया गया। ठीक है, हंटर कमीशन इन 1999 में लाया गया था कि तुम्हें जाना है और वहां पर सिर्फ लोगों के बारे में ये सिर्फ देखना है कि यहाँ पर हुआ क्या था। लोगों को दिखाने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक कमेटी का गठन किया है जो जाके यहाँ पर देखेगी, जलियांवाला बाग के ऊपर वो इन्वेस्टिगेशन करेगी। लेकिन हंटर कमीशन का मेन एम ये था कि जनरल डायर को हमें क्लीन चिट देना है। ठीक है, उन लोग का कोई भी इंटेंशन नहीं था कि हम अगर जनरल डायर अगर इसमें गलत पकड़ा गया तो हम उसे हम सजा दिलाएंगे, ये सब कुछ नहीं थे। बस इंडियंस को दिखाना था कि हम देखो हम कितने दिल के साफ इंसान है, कि हम अपना एक कमेटी भेज रहे हैं वहां पर, और वो कमेटी आके यहाँ पर जांच करेगी। और आखिर में वही हुआ कि थोड़े दिन के बाद में जनरल डायर को क्लीन चिट दे दिया गया कि नहीं नहीं लोग वहां पर वायलेंस करने वाले थे, वहां पर पूरे वायलेंस का प्लानिंग चल रहा था। अगर जनरल डायर जाके उनको नहीं मारते तो इन लोग बहुत बड़ा नुकसान ब्रिटिश को लोग पहुंचा देते। ठीक है, इससे सब लोग का दिमाग और खराब हुआ। इसके वजह से जो रविंद्रनाथ टैगोर थे, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर जो बंगाल के थे, ही रिनाउंस्ड हिज नाइटहुड। ठीक है, उन्होंने उनको जो भी टाइटल दिया गया था सर का, उन्होंने बोला कि मुझे ये टाइटल नहीं चाहिए, तुम ये अपना टाइटल अपने पास रखो, मुझे नहीं चाहिए। इसी के बदले लेने के लिए 21 साल बाद 1940 में सरदार उधम सिंह जी जाके लंदन में घुस गए, जनरल डायर को वहां पर सीधा शूट किया था इसी का बदला लेने के लिए। ठीक है, उनको हाँ नहीं जनरल डायर को मारा था, जनरल डायर को मारा था। जनरल डायर को ओल्ड ऑयर ने ये किया था, मतलब बोला था कि सिचुएशन पे ओल्ड आयर या जनरल डायर वो एक ही इंसान है। जनरल डायर के हेड थे ओल्ड ऑयर, इसने बोला था कि ओल्ड आयर और जनरल डायर वो एक ही इंसान। read somewhere दिया है, कहाँ पर दिया? इन्होंने जाके सरदार उधम सिंह ने जनरल डायर को, ब्रिटिश का वहां पर लेजिस्लेटिव में वहां पर मीटिंग चल रहा था, और जाके सरदार उधम सिंह ने जाके जनरल डायर को वहां पर शूट कर लिया, उसे मार दिया गया। ठीक है, लंदन। फिर बाद में रौलत जब उनको पता चल गया, जब जलियांवाला बाग जब इतना इतना हो गया था, तो गांधी जी को लग गया था कि नहीं, अब जहां पर भी वायलेंस होगा गांधी जी पीछे हटेंगे, अपना जो भी सत्याग्रह या जो भी वो मूवमेंट चला रहेंगे वो उसको पीछे वो खींच लेंगे। ठीक है, तो रौलत सत्याग्रह वाज कॉल्ड ऑफ बाय द गांधी जी ऑन 18 अप्रैल 1919 अनाउंस कब किया था? 6 अप्रैल को। और 13 अप्रैल को इतना सब मतलब इतना बड़ा कांड हो गया था, इतने सारे लोग मारे गए थे, तो यहाँ पर वायलेंस होगा, गांधी जी पीछे हटेंगे। और 18 अप्रैल को उन्होंने 1992 से वापस वो ले गए थे में ये मूवमेंट को मैं आगे नहीं चला सकता। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में इतना नरसंहार, इतना बड़ा किलिंग हो गया है, मैसेकर हो गया था, तो अब मैं इसको मैं आगे नहीं लेके जा सकता। इसमें गांधी जी का हाथ तो नहीं था, लेकिन उनका एक पॉलिसी था, अगर ये आगे और चलाते मूवमेंट तो हो सकता था कि एक तो उन्होंने जो जलियांवाला बाग किया उसका तो गुस्सा पूरे इंडिया में था, दूसरा बार जनरल डायर को क्लीन चिट मिल गया था कि यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल,
ठीक है, यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, उसका भी गुस्सा था। हो सकता था कि गांधी जी अगर इसको नेशन वाइड वो मूवमेंट लेके जाते थे, कौन सी मूवमेंट? रौलत सत्याग्रह, रौलत सत्याग्रह अगर वो मूवमेंट पूरे अगर इंडिया में लेके जाते थे तो हो सकता कि वायलेंस और भड़क सकता था। तो इसके लिए उन्होंने वहीं पर उसे कैंसिल कर दिया, उसे वहीं पर रोक दिया कि नहीं, हमें आगे वायलेंस नहीं करना है। ठीक है, अब यहाँ पर आगे की बात करें। ठीक है, अब यहाँ पर तो हो गया, ठीक है, रौलत सत्याग्रह गांधी जी ने पास किया, कुछ हुआ नहीं और यहाँ पर सब रुक दिया गया। ठीक है, अब फिर से बैकग्राउंड में आ जाए। रिजल्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर 1, ठीक है, जहां पर सेंट्रल, अब धीरे धीरे अब कनेक्शन बना के चलना। अब आएगा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ठीक है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जहां पर हिंदू और मुस्लिम दोनों साथ में, नहीं दोनों साथ में आए। ठीक है, एक बात तुम याद रखो। ठीक है, तुम लोग को याद है ना मेरा तो मतलब 1857 का रिवॉल्ट का लेक्चर, वहां पर मुस्लिम क्यों आए थे? क्योंकि पर्शियन लैंग्वेज को उन्होंने हटा के इंग्लिश लैंग्वेज उन लोगों ने कर दिया था। ठीक है, ठीक है, तो वहां पर जो भी बड़े बड़े जो एलाइट क्लासेस थे, जो वहां पर अच्छे अच्छे जॉब पे लगे थे, ऊंचे पद पे लगे थे पर्शियन लैंग्वेज पे, उनको दिक्कत हुआ तो वो मुस्लिम क्लास को जब भी मतलब दिक्कत, मतलब जो जब भी उन लोग को तकलीफ होगा तब वो रिवॉल्ट में आएंगे, तब वो मूवमेंट में आएंगे, और जैसे ही उन लोग का खत्म होगा मतलब हमको इससे कोई मतलब नहीं, वैसे वो छोड़ के चले जाए। ठीक है, बात को समझना। उन लोग यहाँ पर आए क्यों? ठीक है, नॉन कॉपरेशन में वो हिंदू का साथ देने वो क्यों आए? वाई? सबसे पहला बात, ठीक है, तो रिजल्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर 1, ठीक है, रिजल्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर 1, थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाते 1914, नहीं 1920 पे, मतलब 1920 में वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया था लगभग। 19 फर्स्ट WW1 मतलब वर्ल्ड वॉर 1 1914 से वो चालू हो गया। 1920 आते आते वो एंड हो गया। 6 साल तक वो चला था वॉर, 6 साल तक वो चला था वॉर। ठीक है, ठीक है, वर्ल्ड वॉर 1, ठीक है। अब इसके बैकग्राउंड में देखो कि यहाँ पर 2 फोर्सेस थे। ठीक है, लगभग जो मैं भी सिर्फ में कंपेयर कर रहा हूँ ब्रिटिश और टर्की का। ठीक है, यहाँ पर क्या रोल है? ब्रिटिश थे कहाँ पर? ब्रिटिश थे एलाइड फोर्स में, ब्रिटिश थे एलाइड फोर्सेस में, और टर्की था सेंट्रल फोर्स में। ग्रुप बना के यहाँ पर हो रहा था ना लड़ाई। ठीक है, यहाँ पर था टर्की, यहाँ पर था ब्रिटिश। ठीक है, यहाँ पर सेंट्रल फोर्स हार गया। ठीक है, सेंट्रल फोर्स हार गया मतलब टर्की इसमें था, मतलब इसमें जितने भी ग्रुप में थे वो हार गए, तो टर्की भी हार गया उस समय। तो टर्की में क्या चल रहा था? ओटोमन अंपायर। ठीक है, ओटोमन अंपायर। ठीक है, ओटोमन को इन्होंने बोला पहले टर्की और ब्रिटिश के बीच में ट्रीटी साइन हो। वो ट्रीटी का नाम है, ट्रीटी ऑफ सेवर। ठीक है, टर्की और ब्रिटेन के बीच में साइन हुआ ट्रीटी ऑफ सेवर। ये ट्रीटी के हिसाब से ओटोमन अंपायर, यहाँ पर जो भी है ओटोमन अंपायर विल बी एबोलिश्ड। ठीक है, टर्की विल बी ब्रोक इनटू द सेवरल पार्ट्स। ठीक है, क्योंकि टर्की से बहुत सारे कंट्रीज फ्रीडम उन लोग को चाहिए था और टर्की को बहुत सारे पार्ट में तोड़ दिया गया। यहाँ तक तो ठीक था, यहाँ तक मतलब जो भी वर्ल्ड में मुस्लिम थे उनको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट था ओटोमन अंपायर वाज ब्रोकन एंड सेकंड पॉइंट था टर्की वाज ब्रोकन।
यहाँ तक तो ठीक था, यहाँ पर मुस्लिमों को कोई प्रॉब्लम नहीं था। असली प्रॉब्लम तीसरे पॉइंट पे आया जब बोला गया कि खलीफा बोलते हैं ना हमारा खलीफा, तो खलीफा को इन लोग बहुत रिस्पेक्ट देते, ठीक है, बहुत इन लोग को रिस्पेक्ट। अगर कोई टर्की में बैठ कोई खलीफा अगर कोई लॉ निकाले, ठीक है, कल से मुस्लिम को ये नहीं करना, तो वो पूरे वर्ल्ड के मुस्लिम वो काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो ऐसा मतलब उनको एक पौधा दिया गया, ठीक है, खलीफेट। अगर बोला गया कि जो भी खलीफेट यहाँ पर बैठ रहा है, खलीफेट विल बी एबोलिश, ठीक है। सबसे पहला क्या था, ओटोमन एम्पायर शुड बी एंडेड, टर्की शुड बी ब्रोकन, एंड खलीफेट जो भी है ये अब ये नहीं रहेगा, इट शुड बी एबोलिश। अब ये जो पॉइंट इन लोगों ने बोला, ये पॉइंट के ऊपर पूरे वर्ल्ड में जहां भी मुस्लिम थे लोग हो गए पागल, ठीक है। पूरे वर्ल्ड में चल रहे थे प्रोटेस्ट ब्रिटिश के खिलाफ कि नहीं हमारा ये सब तुम लोग ने किया ठीक है, लेकिन जो हमारा खलीफा है उनको फिर से गद्दी पे तुम्हें बैठाना होगा, ठीक है। कुछ भी कर लो, ब्रिटिश को कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला, क्योंकि ये सेंट्रल फोर्स है, सेंट्रल फोर्स वाज वेल डिफीटेड, ठीक है। अब जब तुम हार गए हो तो तुम हम पर हुक्म नहीं कर सकते, तुम्हें वो सब बात मानना होगा जो हम तुम्हें बोलेंगे, और वही ब्रिटिश कर रहा था। तो ट्रीटी ऑफ सेवर, ठीक है, उसके हिसाब से वो इनको जो भी खलीफा था उनको हटाया गया। अब मुस्लिम कहाँ पर थे, इंडिया में भी थे, इंडिया में भी मुस्लिम ब्रिटिश के खिलाफ भड़क गए थे। इसके पहले जो मिंटो अंकल थे, है ना, मिंटो अंकल जो थे, मिंटो टू गवर्नर जनरल थे ना, वो क्या थे, गवर्नर जनरल थे ना, वॉइसरॉय थे ना। शिमला में जाके उनके साथ इंडियन मुस्लिम ने जाके उनके साथ ट्रीटी साइन किया था, शिमला पैक्ट, ठीक है। तब जाके गवर्नर साहब ने क्या बोला था कि मैं आप लोग के लिए कुछ तो करूंगा, और उन्होंने क्या किया था, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स। तब तक तो ब्रिटिश के साथ इन लोग का सब कुछ अच्छा चल रहा था, एवरीथिंग वाज गोइंग बेटर। इन लोग कभी भी ब्रिटिश के खिलाफ नहीं गए थे। गए क्यों, बिकॉज ऑफ दिस पॉइंट, ठीक है। खिलाफत ये खलीफत के लिए इन लोग ब्रिटिश के अगेंस्ट गए। अब आगे बात को समझो। अब यहाँ पर सिचुएशन क्या था, सिचुएशन को समझना। सिख वाज एंग्री, व्हाई सिख वर एंग्री, ड्यू टू द जलियांवाला बाग मैसेकर, ठीक है। सिख वर एंग्री, एंड व्हाई मुस्लिम वर एंग्री, ड्यू टू द खलीफत वाज एबोलिश्ड, ठीक है। ड्यू टू एंड ड्यू टू ड्यू टू द वर्ल्ड वॉर 1, एवरी इसेंशियल गुड्स प्राइस, जो भी मतलब इसेंशियल गुड्स जो भी एक तो जरूरी का चीज रहता था उसका प्राइस बहुत हाई हो गया था। तो लोग जिम्मेदार किसे मान रहे थे, ब्रिटिश को मान रहे थे। और कांग्रेस क्यों गुस्से में था, क्योंकि उन लोग को चाहिए था, क्या चाहिए था उन लोग को चाहिए था स्वराज, ठीक है। इसके लिए ये सब जन एक साथ में आ गए। फिर बाद में जो लखनऊ पैक्ट में क्या हुआ था, लखनऊ पैक्ट कब साइन किया गया था, 1916 में साइन किया गया था लखनऊ पैक्ट। इसमें क्या था कि हिंदू एंड मुस्लिम कीप देयर डिमांड टुगेदर, ठीक है, मतलब हिंदू मुस्लिम हम साथ में आएंगे, ठीक है। ये भी एक डिमांड हुआ था लखनऊ पैक्ट में। ये इतना सब होने के बाद में शौकत अली एंड मोहम्मद अली, ठीक है, शौकत अली एंड मोहम्मद अली एंड हाकिम अजमल खान, ठीक है। शौकत अली, मोहम्मद अली एंड हाकिम अजमल खान वेर अगेंस्ट द ब्रिटिश। अब इन लोगों ने डिक्लेयर कर दिया था कि जब तक वहां पर टर्की में हमारे खलीफा को वो जब तक यहाँ पर एस्टैब्लिश नहीं कर देंगे, तब तक हम ब्रिटिश के खिलाफ हम अपना जंग जारी रखेंगे। हम अपना मतलब मूवमेंट हम लॉन्च कर रहे हैं। किससे नहीं मोहम्मद अली जीना नहीं आएंगे अभी इसमें नहीं आएंगे बेटे। किसने किया था डिसाइड, शौकत अली, मोहम्मद अली एंड हाकिम अजमल खान वेर अगेंस्ट द ब्रिटिश। अब यहाँ पर गांधी जी को लगा मौका कि ठीक है, अब ये गांधी जी गए यहाँ पर मिले, तीनों से मिले और बोले कि आपका भी दुश्मन एक है, हमारा भी दुश्मन एक है, तो क्यों ना हम दोनों एक साथ में आके ब्रिटिश के साथ हम लोग जंग करें और इन लोग हम
उखाड़ के फेंके। ऐसा गांधी जी का मानना था कि हम लोग ब्रिटिश, गांधी जी का क्या एम था, ब्रिटिश को भगाना है, लेकिन मुस्लिम्स का क्या एम था कि हमें खलीफा को वहां पर बैठाना, बस हम लोग का काम लगा। ठीक है, गांधी जी ने बुलाया ऑल कॉन्फ्रेंस पार्टी। ठीक है, कांग्रेस का सेशन कब होता था, दिसंबर में, दिसंबर में होता था, लेकिन गांधी जी को अर्जेंट जो भी मूवमेंट था डिस्कस करके उनको लॉन्च करना था, एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट। तो इसके लिए ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाया गया जून 1920 में। ठीक है, यहाँ पर ऑफिशियली डिक्लेयर किया गया कि हम लोग जो भी है, ठीक है, लखनऊ में बुलाया गया जून 1920 में। एक मतलब इसको मतलब सेशन नहीं बोल सकते, एक कॉन्फ्रेंस। ठीक है, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस, हम सब लोग आएंगे साथ में यहाँ पर बैठेंगे और हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये सेशन नहीं था, इट वाज अ कॉन्फ्रेंस। ठीक है, इट वाज द कॉन्फ्रेंस। यहाँ पर बुलाया गया और बोला गया कि हमें अब सब चीज का बॉयकॉट करना है, सब चीज का बॉयकॉट। मॉडरेट किसका बॉयकॉट नहीं कर रहे थे, लेजिस्लेटिव का वो बॉयकॉट वो करने से मना करते, लेकिन गांधी जी यहाँ पर बोल रहे थे कि हमें सब चीज का बॉयकॉट करना है। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत ही घुमा घुमा के आते हैं। ठीक है, प्रीलियम में बहुत घुमा के आते हैं, बॉयकॉट ऑफ एवरीथिंग। ठीक है, मगर 1 अगस्त को 1920 1 अगस्त 1920 को तिलक जी का डेथ हो गया। ठीक है, लोकमान्य तिलक का 1 अगस्त को 1920 को डेथ हो गया। उसी दिन गांधी जी ने अनाउंस किया कि आज से मैं, तिलक जी का डेथ हो गया, तो उसी दिन पे गांधी जी ने अनाउंस किया था कि आज से मैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को मैं ऑफिशियली मैं लॉन्च करूं। ठीक है, प्लान कब बना था, जून 1920 को उन्होंने प्लान बना दिया था कि हमें सब चीज का बॉयकॉट करना है, बस हम लोगों को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चालू करना है, इतना प्लान बन गया था। और जो 1 अगस्त को तिलक जी मरे, 1 अगस्त 1920 को, उस दिन उन्होंने ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया था कि मैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को मैं स्टार्ट में कर रहा हूं, आई एम गोइंग टू लॉन्च द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ठीक है, सितंबर 1920 में कांग्रेस का और एक स्पेशल सेशन बुलाया गया। ठीक है, स्पेशल सेशन जहां पर थे प्रेसिडेंट थे लाला लाजपत राय। अब यहाँ पर कौन आया, एक्सट्रीमिस्ट आया ना। अब यहाँ पर कौन आएगा, फिर से आया ना वो, फिर बाद में यहाँ पर जो स्पेशल सेशन हुआ वहां पर बैठाया गया एक एक्सट्रीमिस्ट को। ठीक है, अब जब एक्सट्रीमिस्ट आएगा तो वो दिमाग का और गरम दिमाग वाला है वो, तो उन्होंने सीधा डिसाइड किया कि कांग्रेस शुड सपोर्ट द ये तीनों इशू, जो भी तीनों इशू है वो सबको साथ में, मतलब हम सबका जो भी डिमांड है हम सबको साथ में लेके चलेंगे। पहला डिमांड तो कांग्रेस का खुद का था, स्वराज पंजाब का इशू और खिलाफत का इशू। ठीक है, इसके वजह से ऑल कम्युनिटी सपोर्ट कांग्रेस को मिला था। ठीक है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्टेड, बॉयकॉट ऑफ द ब्रिटिश कंप्लीटली। अब यहाँ से हमें सेल्फ सफिशिएंट बनना है, मगर यहाँ पर गांधी जी ने लॉ ब्रेक करने के लिए नहीं बोला था। ठीक है, लॉ ब्रेक करने के लिए बोलेंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। ठीक है, अगर यहाँ पर गांधी जी लॉ ब्रेक करने के लिए बोलते तो ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट नहीं रहता, ये भी बन जाता सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इसके वजह से है कि गांधी जी ने अभी तक ऑफिशियली उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया है कि आप लोगों को लॉ ब्रेक करना है। लोग, गांधी जी ने ऐसा कुछ बात नहीं बोला है, बल्कि कहीं कहीं पर लोगों ने टैक्स देने से मना कर दिया, लेकिन गांधी जी ने ऑफिशियली डिक्लेयर किया है क्या, नहीं। यहाँ पर कोई भी लॉ आप लोग को ब्रेक नहीं करना है, सिर्फ आपको क्या करना है, आपको बॉयकॉट करना है। ठीक है, सब चीज का आपको बॉयकॉट करना है। मतलब लेजिस्लेटिव में 16 लोग बैठे गए थे, उन लोग को भी आप लोग को नहीं जाना, 16 से अब मतलब बढ़ गए थे, जो भी हो आप लोग को नहीं जाना, आपको सब चीज को बॉयकॉट करना है। लेकिन जो भी आदमी गवर्नमेंट सर्विस में है,
वो डिपेंडिंग ऑन देम, ठीक है। अगर आप गवर्नमेंट सर्विस छोड़ने के बाद में आप अपना घर चला सकते हो, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, तभी आप गवर्नमेंट सर्विस को छोड़े, नहीं तो यू कैन कंटिन्यू, ठीक है, नहीं तो यू कैन कंटिन्यू। अगर आप छोड़ दिया और अगर आप प्रॉब्लम में फंसे, आप अपना घर नहीं चला पा रहे, यू कैन अफोर्ड इट, तो आप मत करो ऐसा, यू कंटिन्यू। लेकिन आप जो भी आप अपने स्तर पे आप जो भी बायकॉट कर सकते हो, वो आप बायकॉट आप करना चालू कीजिए, ठीक है। ऑन 7 अक्टूबर 17 अक्टूबर 1919 को मतलब खिलाफत डे मनाया गया था। और ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस जो नवंबर 1919 को हुआ था, ये मैं साइड नोट्स दे रहा हूँ, ठीक है, साइड नोट्स, क्योंकि ये सब तो पहले हो चुका था, जो भी मैं अभी बोल रहा हूँ ये पहले हो चुका था। कि जब भी खिलाफत मूवमेंट का जो हुआ था, ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस खिलाफत मूवमेंट का, उस समय कौन था प्रेसिडेंट ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस का, जो भी लीडर था उस समय, देखो इनका लीडरशिप इतना अच्छा था कि उस समय उसका लीडर बन गए थे, उसके प्रेसिडेंट बन गए थे अपने गांधी जी, ठीक है। ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस के उस समय लीडर बन गए थे अपने 1919, ठीक है। ये सब तो हो गया, 1919 ये मैं आपको मैं साइड नोट दे रहा हूँ, ठीक है। इसके ऊपर हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, ठीक है। तो 1919 में ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस का गांधी जी को प्रेसिडेंट बना दिया गया, ठीक है। और जिन्हा और मदन मोहन मालवीय नॉट सपोर्टेड गांधी जी, ठीक है। जिन्हा और मदन मोहन मालवीय गांधी जी के खिलाफ थे, या यहाँ पर खिलाफत मूवमेंट में आप क्या करें, ठीक है। मोहम्मद अली जी ने किस साइड से सपोर्ट कर रहे थे, ऑफ कोर्स खिलाफत पार्टी से किया, आदमी यहाँ पर क्यों आया, और मदन मोहन मालवीय कांग्रेस से सपोर्ट कर रहे थे कि ये खिलाफत मूवमेंट को ये सपोर्ट करने क्यों गए, क्योंकि मदन मोहन मालवीय को पता था कि जैसे इन लोग का खलीफा का प्रॉब्लम खत्म होगा, वो हमें छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन गांधी जी को हो सकता है कुछ प्लान अलग रहा हो। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, मेडिकल नहीं बोल रहा, एनी प्रॉब्लम? आज आप बहुत मतलब डिस्ट्रेस लग रहे हो, क्या हो? गांधी जी ने आने के बाद में कुछ मॉडिफिकेशन बोले, ठीक है। उन्होंने सजेस्ट किया था कांग्रेस में कि आप लोग को कुछ ये सब चेंज आप लोग को कांग्रेस में करने चाहिए। चेंज मतलब आप लोग को अपना जो कांग्रेस है, जो आप ट्रेडिशनल टाइम से जो कांग्रेस आप यहाँ तक लेके आ रहे हैं, इसी टाइम पे उन्होंने एक मॉडिफिकेशन सजेस्ट किया था कांग्रेस को। फर्स्ट मॉडिफिकेशन कि हमें स्वराज के लिए मारपीट नहीं करना है, हमें स्वराज चाहिए पीसफुली, ठीक है। पीसफुली हम लोग को स्वराज चाहिए, ये पहला मॉडिफिकेशन। सेकेंड, कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो 15 मेंबर का चाहिए, दे विल हैव द रेगुलर सेशन, ठीक है। तुम भाई 200 आदमी को लेके तुम घूम रहे हो और मिलना है सिर्फ एक बार, साल में एक बार, अगर कुछ इमरजेंसी आ गया तो इसके लिए कांग्रेस का वर्किंग कमेटी बनाइए जिसमें सिर्फ 15 मेंबर रहेंगे, जिसमें सिर्फ 15 मेंबर रहेंगे। वो सब मेंबर तो है, ठीक है, लेकिन एक छोटा सा पार्ट बनाइए कांग्रेस वर्किंग कमेटी, जिसमें मतलब मेन लीडर्स रहेंगे, ठीक है, जो बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर्स है, ठीक है, जिनके कंट्रोल में बहुत सारे लोग हैं, तो सिर्फ वही 15 मेंबर रहेंगे। और जब भी कोई अर्जेंट रहेगा तो वही 15 मेंबर आके अपने में मिलके और वो अपने अपने इलाके में जाके उन लोग अपना मूवमेंट वो चालू कर सकते हैं। दूसरा जो कि बहुत अच्छा था, और ये एडवाइस तिलक जी ने भी दिया, ये एडवाइस तिलक जी ने भी दिया था कि कांग्रेस में अपने आप को एक मतलब छोटा एक ग्रुप बनाना चाहिए, लेकिन उनके ये डिमांड को किसी ने माना नहीं। फॉर्मेशन ऑफ प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी, ठीक है। अब जो कांग्रेस का जो कमेटी है वो छोटा मतलब एक प्रोविंशियल लेवल पे भी आपको डेवलप करना चाहिए, वो लिंग्विस्टिक बेसिस पे रहेगा, ठीक है, वो लिंग्विस्टिक बेसिस पे रहेगा। और मतलब अगर कोई कमेटी कहीं पर एक प्रोविंस में खुल गया तो वहां पे जो लीडर्स है वो अपना प्लान
डायरेक्टली अपने पीपल को वहीं पर वो बता पाएंगे, वहां पर जो भी प्रॉब्लम है वो वहां पर वो सॉर्ट आउट कर पाएंगे, और वो भी अपने लैंग्वेज में, ठीक है, जो वो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। फिर बाद में आएगा रिडक्शन इन द कांग्रेस एंट्री फीस। पहले मतलब कांग्रेस में एंट्री करने के लिए कुछ मतलब फीस भी देना पड़ता था, तो इन्होंने बोला था कि आपको अपने फीस में कुछ रिडक्शन करना होगा, ताकि जितने भी यूथ है वो आसानी से अंदर आ सके, ठीक है। एक्टिविटी अंदर द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अब यहाँ पर एक्टिविटी क्या था, ये आपको क्या चीज का करना है, आपको सब चीज का बायकॉट करना है, आपको कॉलेज भी नहीं जाना, तो इसके लिए यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ विद्यापीठ भी हुए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। हम इंडियंस ने एक विद्यापीठ को खोला था, बहुत सारे विद्यापीठ भी खोल के रखे थे कि आप लोग को और ब्रिटिश के पास नहीं जाना पढ़ने के लिए, आप लोग अपने, हम ही आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। हम लोगों ने अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोल के रखा था। हाँ, ये विद्यापीठ बोलते हैं ना उसको हिंदी में। फिर बाद में बर्निंग द फॉरेन गुड्स, ठीक है, वो तो पहले भी हुआ था ना, तो कहाँ पर हुआ था वो, जब पहले भी हुआ था ना वो बर्निंग ऑफ फॉरेन गुड्स। कब हुआ था वो, ये कि इंडिया में ये फर्स्ट टाइम हो रहा है क्या? लोकमान्य तिलक वो सब जब पार्टीशन का लोग विरोध कर रहे हैं, तो तभी तो हुआ था ना। नोट खोल के देखो, नोट खोल के देखो, बर्निंग ऑफ फॉरेन गुड्स नहीं हुआ था तब, बर्निंग ऑफ फॉरेन गुड्स जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के खिलाफ लोग गए थे, सॉरी, जब पार्टीशन के खिलाफ जब लोग गए थे, देखो बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स नहीं हुआ था उस समय। मैंने लास्ट सूरज के तक लिखा है, बर्निंग ऑफ फॉरेन गुड, फॉरेन क्लोथ्स, ठीक है, बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स उस समय भी हुआ था, ठीक है, स्वराज के जब वो ये एक्सट्रीम लेवल बॉयकॉट, हाँ देख उस समय भी हुआ था, ठीक है। तो स्वदेशी मूवमेंट में हुआ, स्वदेशी मूवमेंट में वो हुआ था। दोनों अलग-अलग है, डॉयर और टायर। देखो सर माइकल फ्रांसिस्को डॉयर was lieutenant governor of Punjab and Reginald Edward Harry Dyer was executor of Jallianwala Bagh incident। तो मरा कौन था? तो सरदार उधम सिंह ने लंदन में वो डॉयर को मारा, जनरल डायर को मारा। नहीं सर, ठीक है, जनरल डायर को मारा, एक ही पर्सन है बेटे, दो अलग-अलग जनरल डायर को मारा, क्योंकि ऑर्डर देने वाला उस समय मेरे हिसाब से तो उन्होंने जनरल डायर को मारा था, लेकिन वो बोल रहा है वो डायर को मारा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, डॉयर एंड डायर, हैरी डायर, रेजिनाल्ड डायर अलग है और उधम सिंह ने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी, ठीक है, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है, हाँ एक्चुअली ठीक है। तो यहाँ पर एक्टिविटी में क्या हुआ था, एक्टिविटी अंदर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में फॉर्मेशन ऑफ विद्यापीठ, फिर बाद में बर्निंग ऑफ फॉरेन गुड्स एंड लॉयर स्टॉप वर्किंग इन द कोर्ट, ठीक है, लॉयर स्टॉप वर्किंग एंड नो टैक्स मूवमेंट, ठीक है, नो टैक्स मूवमेंट यहाँ पर कुछ लोगों ने चलाया था, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस ने खुद से अप्लाई नहीं किया था, ऑफिशियली उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया था, नो टैक्स मूवमेंट कांग्रेस ने ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया था। टी प्लांटेशन वाज स्टॉप, ठीक है, यहाँ पर टी प्लांटेशन चल रहा था, ब्रिटिश के लिए काम कर रहे लोग, तो वो भी स्टॉप कर दिया गया एंड ब्रिटिश people within the British government, if they afford, then they can leave the job, ठीक है, it was not compulsory, ठीक है, it was not compulsory। फिर से आया, अब इन लोग इतना कुछ कर रहे तो ब्रिटिश चुप बैठेंगे क्या, फिर से ब्रिटिश came in the action,
ठीक है, पूरा चश्मा लगा के हाथ में लाठी लेके ब्रिटिश चल गए। फिर बाद में लीडर वेर अरेस्टेड, सबसे पहले लीडर को उठाओ जेल में डालो, एंड प्रेस कंट्रोल एंड पब्लिक मीटिंग वाज बैन। ठीक है, पब्लिक मीटिंग अब कहीं पर भी नहीं हुआ, और जहां पर पब्लिक मीटिंग हुआ हम लोग तुम्हें वही माने। ठीक है, सबसे पहले किसको उठाया, लीडर को उठाया, जो भी प्रेस चल रहा था, प्रेस, ठीक है, किसका प्रेस, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, प्रेस न्यूज़पेपर का प्रेस, प्रेस के ऊपर बैन लगा, और पब्लिक मीटिंग जहां पर भी हुआ, हम जहां पर पब्लिक मीटिंग देखेंगे हम लोग वही मारेंगे, भले ये वायलेंस क्रिएट करता हो या ना करता हो, जहां पर पब्लिक मीटिंग दिखाई दी हम वहीं पर लाठीचार्ज करेंगे, हम लोग उन्हें वही मारेंगे। ठीक है, फिर से यहाँ पर कांग्रेस गेट कंफ्यूज नाउ व्हाट टू डू। जब लीडर जाएगा तो अब कौन जाएगा जेल में, फिर से जाएंगे गांधी जी। लीडर मतलब बहुत सारे लीडर गए थे, ठीक है, लेकिन अभी तक गांधी जी अभी तक नहीं गए। ठीक है, गांधी जी अभी बाहर थे, फिर से अभी यहाँ पर हो गया डाउट कि अब हम लोग अब करें तो क्या करें। नाउ व्हाट टू डू फॉर द आईएनसी, मतलब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। गांधी जी बोला कि अब मैं 2 डिमांड रखूंगा। अब गांधी जी अब जेल में जाएंगे, अभी तक वो गए नहीं है। ऑन 1 फरवरी 1922 गांधी जी ने 2 डिमांड ब्रिटिश के सामने रखा। रिलीज द पॉलिटिकल प्रिजनर, जो भी आपने पॉलिटिकल प्रिजनर को आपने डाला है जेल में, उनको आप रिलीज करें, एंड स्टॉप टू कंट्रोल द प्रेस। प्रेस को आपने जो भी कंट्रोल करके रखा है उसे आप फिर से फ्री करें। फिर बाद में ये सब चल ही रहा था, फिर से उनके कान पे तो कोई जुड़ा रहेगा नहीं, दे जस्ट इग्नोर। लेकिन असली मजा आया चौरी चौरा में। ठीक है, चौरी चौरा जो बोलते हैं ना, इंसिडेंट इन यूपी, वहां पर भी नॉर्मल मूवमेंट चल रहा था, मूवमेंट नहीं चल रहा था, वहां पर जस्ट बात कर रहे थे लोग, एक बैठे थे शांति से अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो ब्रिटिश आए उन पर लाठीचार्ज कर रहे। लाठीचार्ज हुआ, लोगों को बहुत मारा पीटा, सोना पीना हाथ भी तोड़ दिया। वो लोग मारते थे तो एकदम ब्रूटली मारते थे, ठीक है, ब्रूटली मारते थे, भले ही मारते मारते वो आदमी मर जाए उनको कोई फर्क नहीं, वो मारते तो बहुत ब्रूटली मारते थे। फिर से लोग वहां पर जो गांव वाले थे वो भड़क गए, और वहां पर जो भी पुलिस स्टेशन था उसको गांव वाले मिलके आग लगा दिया, जिसमें बहुत सारे इंडियंस भी थे ना उस समय पुलिस में, इंडियंस भी मारे गए वहां पर। पूरे मतलब पुलिस स्टेशन को ही जला दिया। तो जितने भी उसमें ब्रिटिश ऑफिसर थे, जितने भी ऑफिसर थे, इंडिया हो या इंडियन हो या ब्रिटिश, वो सब लोग जल के राख हो गए। फिर से अब यहाँ पर दिमाग खमकेगा ब्रिटिश का कि ये किसके वजह से हो रहा है, ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के लिए हो रहा है, और कौन कर रही है, गांधी कर, ठीक है, गांधी जी कर रहा है। ये चौरी चौरा इंसिडेंट की वजह से फिर से गांधी जी ने इसे कर लिया, क्या कर लिया, विड्रॉ। जब भी वायलेंस होगा गांधी जी विड्रॉ करेंगे। फिर बाद में गांधी जी को उठाया, डाल दिया जेल में। ठीक है, आपको अब कम से कम 6 साल के लिए आप जाओ जेल में, हमें भी शांति से रहने दो। इसका रीजन क्या था, ठीक है, व्हाट वाज द रीजन ऑफ विड्रॉ। लॉन्ग स्ट्रगल चला, नो रिस्पॉन्स, उल्टा ब्रिटिश लोग इन लोग को ही मारने लग गए थे, वायलेंस फैल गया था। और जब वहां पर जो खिलाफत को हटा दिया गया, ठीक है, ये सब मूवमेंट चल रहा था, फिर भी ब्रिटिश के कान पे कोई भी जो नहीं रहेगा, तो ब्रिटिश ने खिलाफत को हटा दिया, और यहाँ पर एक सेक्युलर गवर्नमेंट को यहाँ पर बैठा दिया गया। ठीक है, यहाँ पर गवर्नमेंट टर्की में लगा दिया गया। तो फिर अब वर्ल्ड वाइड जो मुस्लिम उनको पता चल गया चिल्ला के कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि वहां पर गवर्नमेंट फॉर्म हो चुका है। तो जो इंडियन मुस्लिम थे वो भी शांत हो गए, एंड दे क्विट फ्रॉम द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में, वो साइड में चले गए। इसके लिए मैंने बोला था कि जब इन लोगों का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा, ये कुछ भी होगा मूवमेंट वो छोड़ के साइड में निकल जाएंगे। इसके लिए मूवमेंट और पड़ गया कमजोर। ठीक है, आफ्टर दैट INC Gandhi ji was jailed in March 1922 for the 6 year। ठीक है, 6 साल के लिए। कहाँ पर ये यारवाड़ा जेल, यारवाड़ा जेल में उनको पुणे में ये यारवाड़ा जेल में उनको भेज दिया गया। ठीक है, अभी गांधी जी ने इतना दम दिखाया, ठीक है, इतना बड़ा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट किया। अब बात ये था कि ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में
बहुत सारे यूथ भी थे, ठीक है, कॉलेज के भी लोग बहुत आ रहे थे, बहुत सारे यूथ भी थे, और यहाँ पर भगत सिंह भी जम के नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में, जो भी चंद्रशेखर आजाद उन लोग भी तो थे ना यूथ, उन लोग भी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया। अब तो लोगों के अंदर तो आग है, लेकिन अब उसी टाइम पे आप नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को आपने बंद कर दी, मतलब जो यूथ का जो एनर्जी है अब उसको चैनलाइज कौन करेगा, ठीक है। अब मैं लीडर हूँ, मैं आगे लेके चल रहा हूँ, अब मैं बीच में से गायब हो जाऊँ, मैं बोल दूँ कि अब मैं इसको मैं नहीं लीड करूंगा, तो अब लोग अब कहाँ पर जाएंगे, अब वो फिर से अब मिसलीड होंगे, अब वो फिर से करेंगे, अब वो फिर से बनेंगे रेवोल्यूशनरीज, ठीक है। वो रेवोल्यूशनरी फेज 1 था, अब आएगा रेवोल्यूशनरी फेज 2, ठीक है। तो ये भी एक बोला जाता है कि इट वाज आल्सो द गांधी जी फेलियर। ये सब तो हो गया। उस समय गांधी जी, उस समय कांग्रेस में कितना था डिवाइड, दो 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 भाग में कांग्रेस बढ़ गया था ना, एक मॉडरेट, सूरत एक्सप्रेस में एक मॉडरेट एक एक्सट्रीमिस्ट। अब जो बंटवारा होगा, मतलब एक्सप्लिसिट होगा, एक प्रो चेंजर और एक नो चेंजर, ठीक है। ये क्या है बताता हूँ। आफ्टर द गांधी जी जेल, disintegration, disorganization and demoralization among the national ranks के जो भी लीडर्स थे उन लोग के बीच में डिसइंटीग्रेशन, डिसऑर्गेनाइजेशन एंड डिसमोरलाइजेशन चल रहा था कि अब हम लोग करें तो करें क्या। अब हम लोग को जो रास्ता दिखाने वाला था वो तो अब हमारे बीच में तो है नहीं। नाउ व्हाट टू डू, सो डिबेट अमंग द कांग्रेसमैन ऑन व्हाट टू डू ड्यूरिंग द दिस गैप पीरियड, ठीक है। तो ऑन वन सेक्शन, एक ऐसा सेक्शन था which was lead by the CR दास। CR दास कौन थे पता है ना, he was the lawyer जिन्होंने अनुशीलन समिति को बहुत सारे मेंबर को उन्होंने बचाया था, ठीक है। वो इतने वो स्मार्ट वो लॉयर थे, ठीक है, पढ़े लिखे लोग थे वो। वन सेक्शन लीड बाय द CR दास, मोतीलाल नेहरू wanted to end the boycott and join the legislature council, ठीक है। उन लोग क्या बोल रहे थे कि अब गांधी जी नहीं है ना, तो ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है वो तो खत्म ही हो गया, तो जो बॉयकॉट आप लोग चला रहे उसे बंद करो और हम लोग जाके फिर से ज्वाइन होते लेजिस्लेचर में, जाकर हम लोग फिर से जाके बैठते हैं और वहां से हम लोग ब्रिटिश के ऊपर दबाव डालेंगे, क्योंकि अब यहाँ पर इन लोग के पास बहुत सारे पावर आ गए थे, तो अब ये प्रेशर वो बिल्ड अप कर सकते थे, ठीक है। क्योंकि बाद में इन लोग अब इलेक्ट होके जा रहे थे ना, मोंटेग्यू ने अब यहाँ पर इलेक्शन आ गया था ना, तो दे वर हैविंग द पावर। अब हम लोग सिस्टम में रहते हुए हम ब्रिटिश के ऊपर अब दबाव डालेंगे, ठीक है। तो ऐसे लोग को बोला जाएगा प्रो चेंजर, और यू कैन से स्वराजिस्ट। स्वराजिस्ट क्यों, क्योंकि आगे चल के इन लोग अपना एक अलग पार्टी बनाएंगे। अब भी जब मान के चलो जो लोग बॉयकॉट को बंद करना चाहते हैं और जो लेजिस्लेचर में जाकर बैठना चाहते हैं उसे बोला जाता है प्रो चेंजर, ठीक है। और नो चेंजर मतलब देयर डू, वाइल अदर साइड में थे राजगोपालाचारी और वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। तो ये बने थे एक्सट्रीम है, और जो बैठे थे लेजिस्लेटिव काउंसिल में उनके मॉडरेट। नहीं, जो लेजिस्लेचर काउंसिल में जो जाने के लिए तैयार थे और जो बोल रहे थे वो अब हमें बॉयकॉट करना है, अब हमें बॉयकॉट नहीं करना है, वो बनेंगे प्रो चेंजर, प्रो चेंजर, ठीक है। मॉडरेट अगर बोलोगी तो ये गलत हो जाएगा, तो इसके लिए इन लोग को बोला जा रहा है प्रो चेंजर, ठीक है। गांधी जी जो कर रहे थे, अब इन लोग को कुछ इसमें चेंज करना था, ठीक है। गांधी जी ने क्या बोला था कि हमें सब चीज का बॉयकॉट करना। इन लोग क्या बोल रहे थे कि हमें बॉयकॉट को रोकना चाहिए और हमें जाके वहां पर बैठना चाहिए। अगर यहाँ पर आप अगर मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट बोलेंगे तो देन यू विल बी रॉन्ग। इसके लिए इन लोग को बोला गया हिस्ट्री के बुक में भी या कहीं भी कि दे वर द प्रो चेंजर, ठीक है, दे वर प्रो चेंजर। अब आएगा नो चेंजर। नो चेंजर मतलब हम लोगों को कुछ नहीं करना चाहिए, जो गांधी जी गए थे उसकी राह पे चलना चाहिए, और जब तक गांधी जी नहीं आ रहे तब तक हम लोग को सोशल सर्विस पे ध्यान देना चाहिए और हमें ब्रिटिश रूल के खिलाफ अपना जंग जारी रखना चाहिए, ठीक है। और हमें लेजिस्लेचर में नहीं जाना चाहिए। ऐसे लोग कौन थे, सी राजगोपालाचारी एंड वल्लभ भाई पटेल
राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। जो विट्ठल भाई पटेल थे, विट्ठल भाई पटेल उस समय जो वो गांधी जी के साथ में थे, ठीक है, खेड़ा में, विट्ठल भाई पटेल was now a pro changer. विट्ठल भाई पटेल was now pro changer and वल्लभ भाई पटेल was no changer, ठीक है। now वल्लभ भाई पटेल was no changer, इसमें कंफ्यूज मत होना। विट्ठल भाई पटेल was pro changer and वल्लभ भाई पटेल was no changer। वो ब्रिटिश को साइड ले रहे थे, ब्रिटिश के साइड ही ले रहे थे। इतना देर से मैं चेंजेस समझा रहा हूँ, तुम्हारा ध्यान कहाँ पर है? मैं यहाँ प्रो चेंजर मतलब हम लोग को बॉयकॉट अब नहीं करना ब्रिटिश का, हमें जाके अब लेजिस्लेचर काउंसिल में बैठना चाहिए और हमें गवर्नमेंट के अंदर ही ब्रिटिश के ऊपर प्रेशर डालना चाहिए। और नो चेंजर का मतलब ये है कि हमें लेजिस्लेचर में नहीं जाना चाहिए, हमें सब चीज का बॉयकॉट करना चाहिए। और जब तक गांधी जी नहीं आते हमें सोशल सर्विस पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है, समझ में आया? पक्का? मोतीलाल नेहरू वाज आल्सो द प्रो चेंजर, क्योंकि वो भी जाके वहां पर बैठे थे लेजिस्लेचर में, वो भी जाके वहां पर बैठे थे, इलेक्शन जीत के बैठे थे, ठीक है, वो इलेक्शन जीत के बैठे थे। ऑन दिसंबर 1922 में हुआ गया सेशन हुआ ऑन दिसंबर 1922 में गया सेशन हुआ, जहां पर थे सीआर दास एज द प्रेसिडेंट, ठीक है। सीआर दास क्या थे? ही वाज आल्सो द प्रो चेंजर, ठीक है। अब उनको लगा कि अब मैं बन गया यहाँ का प्रेसिडेंट, तो मैं अपना सब डिमांड में कांग्रेस में मनवा लूंगा। दे हैव टू एक्सेप्ट माय डिमांड, क्योंकि मैं यहाँ का प्रेसिडेंट बन गया। लेकिन वहां पर सब काम हो रहा था वोटिंग से। अगर आप प्रेसिडेंट हो, आपने कुछ पॉइंट्स रखे और आप चाहते हो कि कांग्रेस इस पे काम करे, तो जितना आपको वोट मिलेगा वो हिसाब से आपको सपोर्ट मिलेगा। अगर आपको ज्यादा वोट मिल गया तो कांग्रेस आपको सपोर्ट करेगी, अगर आपको वोट नहीं मिल रहा तो कांग्रेस पर वो पॉइंट्स को वो नहीं मानेगी, ठीक है। तो सीआर दास ने यही सब जो भी पॉइंट्स था उन्होंने एज अपने प्रेसिडेंटशिप में गया सेशन में उन्होंने रखा था कि वी शुड एंड द बॉयकॉट ऑफ द ब्रिटिश एंड वी शुड जॉइन द लेजिस्लेचर काउंसिल। ये सब मेरा पॉइंट है, आप लोग क्या बोलते हैं? तो वहां पर वोटिंग में सीआर दास हार गए थे। जो भी प्रो चेंजर थे ना, वो बहुत मतलब कुछ लोग थे, ज्यादा लोग जो थे वो गांधी जी को सपोर्ट कर रहे, मतलब वो गांधी जी के रास्ते पे चल रहे थे। ज्यादा लोग थे जो कांग्रेस में उठे हुआ था नो चेंजर। जो प्रो चेंजर थे वो मतलब बहुत मुट्ठी भर लोग थे, ठीक है। देन ही डिसाइडेड टू क्रिएट अ सेपरेट पार्टी, जिसको बोला जाता है कांग्रेस खिलाफत पार्टी, ठीक है। इसको कांग्रेस खिलाफत पार्टी भी बोला जाता है और इसको स्वराजित या स्वराज पार्टी भी बोले जाते हैं, ठीक है। ये पार्टी किसका था? प्रो चेंजर या नो चेंजर का? पक्का? वो झूठ बोल रही है? प्रो या नो? प्रो। कौन सा पार्टी था? उन्होंने सेपरेट पार्टी बनाया था ना, तो पार्टी का नाम क्या था? स्वराजित पार्टी और कांग्रेस खिलाफत पार्टी, ठीक है। अब बाद में स्वराज पार्टी का फाउंडर कौन था? अपने प्यारे मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास भी क्या थे? चित्तरंजन दास वही सीआर दास, ठीक है। और जो मोतीलाल नेहरू थे वो दोनों ने मिलकर अपना फॉर्मेशन कर दिया स्वराजित पार्टी का, ठीक है। और जो चेयरपर्सन थे वो बन गए अपने मोतीलाल नेहरू एंड सेक्रेटरी बन गए चित्तरंजन दास। They were not against, dear, they were not against, they were against that। उन लोग जो बोल रहे थे ना कि हमें बॉयकॉट को आगे लेके जाना चाहिए, they were against that, they were not against INC, ठीक है। they were not against the INC, उन लोग INC के मेंबर, बल्कि ये खुद नहीं चाह रहे थे, ये दोनों नहीं चाह रहे थे कि हम लोग स्प्लिट हो जाए। क्योंकि जब कांग्रेस स्प्लिट हुआ था मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट में,
तब इन लोगों ने उसका खामियाजा भुगत चुके थे। इन लोग खुद नहीं चाह रहे थे कि हम लोग स्प्लिट हो, लेकिन इन लोग का भी एक डिमांड था और उनका भी एक डिमांड है, तो इसके लिए आपस में जब विचार नहीं मिलेंगे तो इसके लिए इन लोग को अपना अलग सा पार्टी खोलना पड़ा। ठीक है, वेट ना, इसको एक बार खत्म कर लेते। 2 बजे आओ, अब चलोगे वेट, इसको एक बार खत्म कर लेता, बाद में फिर से। बट नो बडी वांटेड दिस स्प्लिट, क्योंकि जो भी पहले स्प्लिट हुआ था सूरत स्प्लिट में, तो इसके वजह से बहुत बड़ा झटका लगा था कांग्रेस को और नेशनल मूवमेंट को भी बहुत बड़ा झटका लगा था, क्योंकि मॉडरेट अलग हो गए थे और एक्सट्रीमिस्ट को तो उठा के सीधा जेल में उन लोगों ने डाल दिया। में आया नो बडी वांटेड स्प्लिट, मतलब किसको भी इस बार नहीं चाहिए था, ना प्रो को चाहिए था और नो को चाहिए था। ऑन सितंबर 1923 फिर से आया स्पेशल सेशन, जल्दी में स्पेशल सेशन बुलाया गया, दिल्ली में हुआ। इसके प्रेसिडेंट थे मौलाना आजाद। ठीक है, दिल्ली में हुआ स्पेशल सेशन और 1923 जिसके प्रेसिडेंट थे मौलाना आजाद। यहाँ पर मान लिया गया कि ठीक है, आप लोग को इलेक्शन लड़ना है, आप लोग इलेक्शन लड़ो, बट यू विल बी द पार्ट ऑफ कांग्रेस ओनली। ठीक है, आप लोग कांग्रेस के ही पार्ट रहोगे, आप लोगों को राइट दिया जाता है कि आप लोग अपना इलेक्शन लड़ सकते हो। और फिर से गांधी जी को जेल हुआ था 6 साल के लिए, फिर से गांधी जी ने मतलब कुछ नहीं तो कुछ करके वो 6 साल के जेल में से वो सिर्फ 2 साल में वो बाहर आ गए। ठीक है, उन्होंने he was ill, ठीक है, वो जेल में बीमार हो गए थे। ठीक है, क्योंकि वो वहां पर फास्ट कर वो बीमार हो गए थे, 2 साल के अंदर वो छोड़ दिया गया, क्योंकि उनका इतना बड़ा गुना उनका था भी नहीं। ठीक है, और जो भी वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी में हो रहा था ना, बहुत कुछ वो सेपरेट इलेक्ट्रोड्स के ऊपर लेके हो रहा। ठीक है, जो भी वो था वो आगे मैं बताऊंगा, वो बाबा साहब अम्बेडकर वो अपने सेपरेट इलेक्ट्रोड्स के ऊपर लेके वहां पर बहुत सारे प्रोटेस्ट वो चल रहे थे। वो गांधी जी के ऊपर नहीं हो रहा था, वो सेपरेट इलेक्ट्रोड्स के ऊपर हो रहा था। वो आगे चल के मैं बताऊंगा। गांधी जी को इसकी वजह से छोड़ा गया बिकॉज़ ही वाज हियर्ड ड्यू टू द फास्ट। जब उनको पता चला कि मतलब इन लोग सेपरेट इलेक्ट्रोड मांग रहे हैं, तो उस समय से वो मतलब बहुत सारे डिप्रेशन में चले गए थे, तो उन्होंने फास्ट रखा था और तब उनको छोड़ दिया गया था कि अगर ये जेल में मर गया तो बहुत बड़ा आफत आ जाएगा, इतना बड़ा लीडर है और बहुत बड़ा प्रोटेस्ट फिर से चालू हो जाएगा, जिसे हमें झेलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, फिर से 5 फरवरी को 1924 को गांधी जी को छोड़ दिया गया, यरबड़ा जेल से वो निकल गए एंड गांधी जी रिलीज विद इन द 2 ईयर। लेकिन ये नो चेंजर को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, ही वाज इन सपोर्ट टू नो चेंजर। उन्होंने चलो एक बात मानने दी कि तुम इलेक्शन लड़ना है, लड़ो भाई, जाओ जो करना है करो, बट आई एम विद नो चेंजर। तुमने ये जो कह दिया गलती किया, जब कर दिया तो मैं नहीं चाहता कि ये कांग्रेस स्प्लिट हो, इसके लिए हमें तुम्हारा डिमांड मानना पड़ेगी, जाओ। असली कमाल तो वो चेंजर ने तब किया जब नवंबर 1923 में जब इलेक्शन हुआ, तब स्वराजिस्ट पार्टी को 101 सीट में से इन लोगों ने 43 सीट में जीत लिया। ठीक है, तो वो पूरे इलेक्शन को वो जीत लिए थे, पूरे मेजोरिटी के साथ इन्होंने इलेक्शन जीत लिया था। अब जब जीत लिया तो रिस्पेक्ट एंड इन्फ्लुएंस इन कांग्रेस। ठीक है, क्योंकि अभी लोग जाके कहां पर बैठने वाले हैं, ठीक है, जाके वो लोग असेंबली में बैठेंगे और वो हमें वहां पर जाकर अपना मांग वो ब्रिटिश के सामने और स्ट्रांगली वो रख पाएंगे। तो अब जो गांधी जी थे वो भी इनको मतलब सपोर्ट करने लगे कि ठीक है, आप लोग जाके अपना काम आप लोग कर सकते हैं। और दिसंबर 1924 बेलगाम सेशन हुआ था, बेलगाम सेशन। यहाँ पर प्रेसिडेंट थे गांधी जी सिर्फ एक बार ही प्रेसिडेंट बने थे, जो ये था बेलगाम सेशन। बाद में गांधी जी प्रेसिडेंट नहीं बने थे, ठीक है, वो सिर्फ एक बार ही प्रेसिडेंट बने थे। ऑफिशियली पास, ठीक है, अब ऑफिशियली पास कर दिया गया था कि स्वराजिस्ट पार्टी इज अ पार्ट ऑफ कांग्रेस। ठीक है,
स्वराज पार्टी भी एक पार्टी है, बट इट इज द पार्ट ऑफ कांग्रेस। ये बेलगाम में ऑफिशियली इन लोगों ने पास कर दिया। ठीक है, आगे का स्टोरी ट्यूसडे। ठीक है, तो मेनी थैंक्स फॉर योर टाइम।